हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस लेक्चर के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया प्रिपेयर बच्चों। सो यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों के सामने लेके आया वन शॉट ऑफ एएस नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में पीपी बोलते हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की जो वेटेज बोलूँ 5 to 7 मार्क्स तक की बन जाते हैं इन द एग्जामिनेशन, और जिसके अंदर में क्वेश्चन आपके पास पूरा प्रैक्टिकल टाइप का आपके पास बन के आ जाता है, या फिर इवन आपको केस स्टडीज वगैरह में एमसीक्यूज में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। और जो भी नोट्स होंगे ना, वो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, वो आप लोगों को सारे अवेलेबल हो जाएंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। और सी इंटर द्रोना बैच बेटा, वहाँ पर आप जाएंगे, इनरोल करेंगे, फ्री बैच है, वहीं पर भी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो विद एनोटेटेड है, विदाउट एनोटेटेड है, सारे के सारे नोट्स। ठीक है ना। इनफैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन में ना आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स का भी इस्तेमाल करता हूँ, वो उसी नोट्स का पार्ट है, जिससे आप लोग फटाफट से अपने पास स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। ठीक है। और एक आप लोगों को मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर, हम ना सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलाएंगे, हम ना वीडियो के बाद ना अपनी खुद की सेल्फ स्टडी और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी फायदा होगा, तभी फायदा होगा। ठीक है ना। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ दिस रिवीजन मेरे साथ साथ में। और अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस पर्टिकुलर रिवीजन को ऑफ वन शॉट ऑफ एएस नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बेटा आपके पास में जो स्टैंडर्ड आ रहा है दैट इज एएस नंबर 10, जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में से पीपी भी कहते हैं हम लोग। ये बेसिकली स्टैंडर्ड जो है ना, वो आपका आ रहा है जो टेंजिबल वाले आपके पास में होते हैं ना, हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, तो उस पर अप्लाई हो रहा है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है ना। यहाँ पे वो चीजें आपके पास कवर हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले बात होती है मीनिंग क्या है। मीनिंग मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं टेंजिबल आइटम। टेंजिबल मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट आर किसके लिए यूज हो रही है प्रोडक्शन में। मान लीजिए मशीन खरीदी प्रोडक्शन में, सप्लाई आपने कोई ट्रक वगैरह खरीदे वो सप्लाई में, या रेंटल पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, आप बिजनेस के लिए, रूटीन बिजनेस पर्पस के लिए आप खरीद रहे हो, वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फर्नीचर वगैरह चीजें। ठीक है ना। जिनका एक्सपेक्टेड यूज 12 महीने से ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली वो टेंजिबल आइटम जो इस्तेमाल करी जा रही है बिजनेस में, प्रोडक्शन, सप्लाई, रेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड जिसका यूज जो है 12 महीने से ज्यादा है। एग्जाम्पल बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह आ गया। ठीक है ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये स्टैंडर्ड कहाँ पे लागू नहीं होता, तो वो कहते हैं ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता बायोलॉजिकल एसेट्स पे। ठीक है ना। एंड वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट बेसिकली हो जाते हैं, बायोलॉजिकल एसेट है, लिविंग एनिमल प्लांट पे नहीं होता, और वेस्टिंग एसेट है जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, कोयले की खान वगैरह, इस पे बात नहीं होती। अब इसके अंदर में बेटा एक चीज छोटी सी आती है, बायोलॉजिकल एसेट में कहता है अदर देन बियरर प्लांट, मींस स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट पे अप्लाई नहीं हो रहा, बट उसने बोला अदर देन बियरर, मतलब कि बियरर प्लांट पे अप्लाई हो जाएगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय बियरर प्लांट। बियरर प्लांट कौन सा होता है, कहता है वो ऐसा प्लांट, ऐसा पेड़ विच इज यूज इन द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है, लाइक मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, तो उस पेड़ पे अप्लाई हो रहा है जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन रहा है, जिससे एग्रीकल्चर, उसके प्रोड्यूस पे नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज की बात नहीं कर रहे, ट्री पे बोल रहे हैं, बियर प्लांट पे बोल रहे हैं। फिर जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, मतलब उस पेड़ की लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, तभी हम बोलते हैं ना वीड्स, क्रॉप्स वगैरह पे लागू नहीं होगा, बिकॉज लाइफ ही 12 महीने से कम हो जाएगी। ठीक है। एंड जिसके रिमोट चांस, रिमोट मतलब बहुत कम चांसेस है ऑफ बिंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर, मतलब उस पेड़ को एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेच रहे। हाँ, कल को अगर खराब हो जाए स्क्रैप के तौर पर बेचना, बड़ा अलग बात है, बट उस पेड़ को एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेच रहे। तो हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल एसेट लिविंग एनिमल प्लांट पे नहीं होता, बट बियर प्लांट पे अप्लाई होता है, और उसकी परिभाषा है जो यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है उस पेड़ की, और जिसके बड़े कम चांसेस है कि उसे एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है हमने किताब में कब आपका पीपी को रिकॉग्नाइज करना है, कब एंट्री डालनी है। कहते हैं आपको कॉस्ट को रिकॉग्नाइज तब किया जाएगा एज एसेट अगर प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंट्री को आएंगे, तो मोस्ट एसेट फ्यूचर में क्या मिलेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है ना। एंड कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो आप पीपी को अपनी किताब में एसेट के तौर पे अपने पास रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, जो स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट आपके सर्विस इक्विपमेंट है, मान लीजिए मेरे पास एक्स्ट्रा कैमरा पड़ा है, एक्स्ट्रा माइक वगैरह पड़ा है, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो स्टैंड बाय में पड़ी है चीजें, उन पे क्या AS10 लगेगा कि नहीं लगेगा। वो कहता है चेक करो क्या है पीपी की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं, कहता है अगर मीट कर रहे हैं तो AS10 लगा दो, नहीं मीट करते AS2 लगा दो। और मेन क्राइटेरिया क्या, लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ जो है 12 महीने से ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है तो पीपी हो गया, नहीं है तो आपका इन्वेंट्री हो जाएगा, फिर AS2 में चला जाएगा। कुछ कहता है आइटम्स ऑफ पीपी मे बी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रीजंस, कई बार हम अपने पास में सेफ्टी पर्पस के लिए, इन्वायरमेंटल रीजंस वगैरह के लिए लिखते हैं। ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह आपके पास में, स्मोक फिल्टर वगैरह, तो वो आपके पास में सेफ्टी पर्पसेस के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें भी आपके पास आ जाता है। ठीक है ना। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स जैसे मोल्ड, टूल्स एंड डाइस। कई बार हम छोटी छोटी आइटम्स को इंडिविजुअली ना, वो इकट्ठे में देख लेते हैं उन्हें और इकट्ठे पे अप्लाई कर देते हैं। और कहते हैं एंटिटी मे एक्सपेंस एन आइटम सिंस इट्स नॉट मटेरियल इवन इफ इट मीट्स पीपी डेफिनेशन, ये उल्टा बोल दिया।
कहते मान लीजिए कई बार कोई आइटम खरीद रहे हो, उसका अमाउंट ही मटेरियल है, बहुत ही कम अमाउंट की, मान लीजिए वॉल क्लॉक है, अब वॉल क्लॉक 100-200 रुपए की आ जाएगी। अब आप बोलेंगे एडमिन पर्पस है, ऑफिस में लेके आए एडमिन पर्पस है, ठीक है ना, और लाइफ 12 महीने से ज्यादा भाई चलेगी, 10 साल 20 साल तक, तो घड़ी ने क्या होना, कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर में आप बोल रहे पीपी की परिभाषा को फुलफिल कर रहे हो, लेट से भाई 200 रुपए की है, उस पर क्या 20 साल के हिसाब से 10-10 रुपए डेप्शन लगाओगे, तो वो अमाउंट ही मटेरियल है ना। तो वो कहता है कई बार एंटिटी एक्सपेंस कर सकते हो उस आइटम को जो मटेरियल नहीं है, इवन चाहे वो पीपी की डेफिनेशन को मीट करे, अमाउंट ही मटेरियल है, 100, 200, 500, 1000। वो एंटिटी टू एंटिटी आपके पास वेरी कर सकता है कि वो कितना अमाउंट अपने पास में रख रहे हैं मटेरियल नॉन मटेरियल का, ठीक है ना। ये वाली चीज है ना, इतनी ज्यादा यहाँ वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ, ये बेयर प्लांट वाला रिकॉग्निशन कर दीजिए, याद रखना है, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात है, अब इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। मेजरमेंट ऑफ पीपी, कहता है किस वैल्यू पे पीपी को दिखाना है। तो कहता है हमारे लिए बेटा इसमें मॉडल्स होते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन पे कहता है कॉस्ट मॉडल, इनिशियल का मतलब होता है सबसे पहली बार, जब आपने सबसे पहली बार पीपी को दिखाना है तो कहता है उसमें कॉस्ट मॉडल लगता है। और कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है कि उसमें कैसे दिखाया जाएगा, कहता है सबसे पहले आता है परचेज। परचेज का मतलब है आप खरीद रहे हो, जब आप खरीद रहे हो किसी पीपी को, आपने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, उस केस में किस पे दिखाना है, कहता है कॉस्ट के अंदर में इंक्लूड होगा परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख रुपए की मान लो तो वो तो आएगा ही, बट अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दे 1000-2000, वो माइनस होकर दिखेगा, क्योंकि वो तो अपना नेगोशिएशन का डिस्काउंट है, तो आपने 1000 आपका डिस्काउंट ले लिया ट्रेड, तो नेट करके लेंगे। प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल मतलब ऐसे टैक्सेस ड्यूटीज जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, क्योंकि जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा वो तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा ना। अब आपने जिससे खरीदा उसने जीएसटी भी लगाया, अब जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो वो नॉन रिफंडेबल कहलाया जाता है, तो वो कॉस्ट में ऐड होता है। फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो भी खर्चे सिंपल बोलूंगा रेडी टू यूज से पहले तक के, फॉर एग्जांपल साइट की प्रिपरेशन है, नींव बना रहे हो, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, प्रोफेशनल फीस वगैरह आपने दी है, इनिशियल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट है जो आपका फ्रेट वगैरह खर्चा होता है, टेस्टिंग का खर्चा है जो बेसिक टेस्टिंग आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये टेस्टिंग का खर्चा हम जो लेते हैं ना, नेट ऑफ सेल्वेज है, मान लो टेस्टिंग में मेरा खर्चा लगा मटेरियल वगैरह का 30,000, और उसमें जो सेल्वेज वगैरह जनरेट हुई वो 5000 की लगी, तो नेट में मेरा 25 लगा, तो वो आपके पास में टेस्टिंग कॉस्ट भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। फिर डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन का खर्चा एट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होता है सर, हमने सारे खर्चे लेने होते हैं रेडी टू यूज सके, बट एक चीज आ रही है, जब कल को एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो मेरा जो तोड़ फोड़ का खर्चा लगेगा, तोड़ फोड़ का खर्चा लगेगा। तो हम अपने पास एग्जाम्पल वगैरह भी लेते हैं लेक्चर वगैरह के अंदर, हमने अपने पास में मान लीजिए बैंक वगैरह ने जगह ली अपने पास में, वहां पे अपना सेटअप वगैरह किया, अपने पास में वॉल्ट बनाया जहाँ पे कैश रखा जाता है, कल को वो जगह अपने पास में खाली करके देनी उन्हें, तो बाद में 10 साल 15 साल बाद आपका क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, किस चीज का, डिसमेंटलिंग का, तोड़ फोड़ का, उस जगह को रिस्टोर करना है वैसे ही। तो उस केस में उस खर्चों का हम अनुमान लगाते हैं, मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद जाके मेरा खर्चा 50,000 लगेगा, तो मैंने 50,000 कॉस्ट में नहीं ऐड करना, मैंने ऐड करना उसको प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू होता है डिस्काउंटेड वैल्यू, उस 50 की मान लो आज की प्रेजेंट वैल्यू 30 है, मैंने 30 कॉस्ट में ऐड करना है। अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, या प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया, तो हम वो लेंगे, वही निकाल के करेंगे। बट अगर कई बार क्वेश्चन सीधा बोलेगा एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंकर होनी है 5 साल बाद 50,000, प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रहा, ना निकाल सकते हो पी फैक्टर, तो आप उतना ही ऐड कर दोगे, फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है ना। बट एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली लेते कि स्पेड प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी बेटा जो कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी है जो कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है, क्या क्या, कहता है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, जरा इनॉग्रेशन का खर्चा नहीं लेना। भाई आपने बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके बाद क्या करते हो, इनॉग्रेशन का खर्चा करते हो, आप लोगों को खाना खिलाओगे, अपने पास में रिबन कटाई वगैरह आप अपने पास खर्चा वगैरह करोगे, ठीक है ना। तो वो आपके पास में ओपनिंग न्यू फैसिलिटी का इनॉग्रेशन का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि एसेट के रेट यूज का खर्चा लेना। फिर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट वगैरह को एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल कर रहे हो, आप इश्तिहार वगैरह ऐड वगैरह निकाल रहे हो, भाई वो तो आपके पास, हमने क्या बोला, एसेट को बनाने का जो खर्चा है, आप बाद में एडवर्टीजमेंट प्रमोशन कर रहे हो उसका कुछ नहीं होगा। आपने नया होटल बनाया, बाद में उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह करो, वो खर्चे तो ना एसेट की रिकॉस्ट में आएंगे। स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा नहीं आएगा, वो रेडी टू यूज का खर्चा नहीं है, एसेट को बनाने वो स्टाफ को ट्रेन करने का, कैसे चलानी है मशीन वगैरह, कैसे इस्तेमाल करना है एसेट। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं आते, जनरल ओवरहेड, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं होते। भाई ऑब्वियसली मेरे पास एसेट मेरा बन के तैयार हो गया, थोड़े बहुत क्या होते हैं, डिमांड बिल्ड होने में, मार्केट में डिमांड बिल्ड होने में आपके लॉसेज लग रहे होते हैं भाई, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं, हमारा एग्जाम्पल वगैरह भी आता है, मान लीजिए आपने अम्यूजमेंट पार्क बनाया, अब अम्यूजमेंट पार्क आपने अपने पास में वाटर पार्क वगैरह है जहाँ झूले वगैरह अपने पास में वो बनाया, अब उसके रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे वो तो आपके कैपिटलाइज होंगे, बट आपने क्या बोला, अच्छा मैं चाहता हूँ कि लोग ना अपने पास में जो अभी इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ 6 महीने के लिए बोलता हूँ एक तो टिकटें सस्ते दाम पे कर दी, और मैं कम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा हूँ।
अब मैं कम कैपेसिटी पे ऑपरेट करूंगा क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि सच में ठीक से होगा कि नहीं होगा। एकदम से कैपेसिटी नहीं पूरी 100% यूज करना चाहता, टिकटें भी सस्ते दाम पे कर दे, उस दौरान मुझे लॉसेज हो रहे हैं। क्या वो लॉसेज मेरे एसेट की कॉस्ट में आएंगे? नहीं, मेरा एसेट बनकर तैयार हो चुका है, सिर्फ तभी तक क्या आएंगे। और टेस्टिंग में जो आपकी खुद की इनिशियल टेस्टिंग होती है वो खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है ना। फिर रिलोकेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का खर्चा वो थोड़ा ना आएगा। तो आपका जो एसेट को खरीदने का खर्चा है जब आपके पास आ रहा है तब का आपका आएगा, रिलोकेशन का नहीं आएगा। तो ये खर्चे ऐसे जिन्हें कंसीडर नहीं करना है, जिन्हें कंसीडर नहीं करना है। फिर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मैं खुद बना रहा हूँ। एक है मान लो बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग खरीदी, एक है मैं खुद बना रहा हूँ बिल्डिंग, तो ठेकेदार को रखा है बिल्डिंग बना रहा है, अब उसमें मटेरियल लेबर वगैरह का जो भी खर्चा है वो सारे खर्चे आएंगे ना, जो भी है। तो वो कहते हैं सेम प्रिंसिपल्स लेने एज परचेज वाले, इंक्लूडिंग जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा लगा वही सारे आएंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। बट कुछ एक दो चीजों का ध्यान रखना। एक, बोरिंग कॉस्ट आएगी एज पर AS16, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा को मीट करते हैं, उसे बनने में सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है, तो AS16 के हिसाब से बेटा मान लो मैंने अगर कोई लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट भी आपकी बिल्डिंग कॉस्ट में आ जाएगा, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट, वो हमें AS16 की वैल्यू आती है, ठीक है ना। फिर दो चीजें, इंटरनल प्रॉफिट्स एलिमिनेटेड, ये नहीं, कैंसिल कर देना। मैं बिल्डिंग बना रहा हूं तो मुझे डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए अपने पास मदद चाहिए, और मेरा दूसरा ही डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी का दूसरा डिपार्टमेंट ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब उसकी खुद की कॉस्ट 1 लाख है पर वो मेरे से 1,20,000 चार्ज कर रहा है, तो मैं बिल्डिंग कॉस्ट में कितना ऐड करूंगा? 1 लाख। आपस का प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर नॉट इंक्लूडेड। भाई एबनॉर्मल लॉसेस थोड़ा आएंगे, आपने अपने पास मटेरियल वगैरह खराब हो गया, आप वो चीजें नहीं आएगी, ठीक है ना। कोई स्ट्राइक पे चला गया उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, वो चीजें नहीं आएगी। अब नॉर्मल लॉसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। फॉल्टी डिजाइन वगैरह उसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर स्पेशल केस में बेटा मुझे एक पॉइंट अभी बताना है, डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट का मतलब लेट पेमेंट कर। मान लो आज मैं मशीनरी खरीदी, उसने बोला जी 5 लाख की पड़ेगी, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 साल बाद पैसे आपको दूंगा। तो उसने कहा ठीक है 1 साल बाद दोगे तो 5 लाख नहीं 5,20,000 देने पड़ेंगे। अब मेरे को 1 साल लेट पेमेंट देने की वजह से उसे 20,000 एक्स्ट्रा देने, क्या वो मशीन की कॉस्ट में आएगा? भाई वो कैसे आ जाएगा, मशीनरी तो बनी बनाई है। तो वो लेट पेमेंट देने की वजह से, पेमेंट लेट देने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ब्याज है, और ब्याज आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। ब्याज सिर्फ एक ही कैपिटलाइज होता है बेटा, जो AS16 का है। वो क्या होता है, जब तक ऐसे रेट यूज नहीं होता, और वो क्वालिफाइंग एसेट का जो इंटरेस्ट होता है, यहाँ तो बना बनाया एसेट ले रहा हूं मान लीजिए, तो लेट पेमेंट करने की वजह से जो इंटरेस्ट है वो नहीं ऐड हो रहा, तो वो नॉर्मली आपका PL में ही जाता है, अनटिल अनलेस कि बोरिंग कॉस्ट की परिभाषा को फुलफिल कर दे, ठीक है ना। वो क्वालिफाइंग एसेट का होता है। तो टोटल जितना पे किया माइनस कैश प्राइस, मतलब मैं टोटल पेमेंट 5,20,000 करूंगा, कैश प्राइस 5 लाख है, बाकी इंटरेस्ट है, और वो कहाँ जाता है? PL में, नॉर्मल कोर्स में, एक्सेप्शन ऑब्वियसली अगर वो बोरिंग कॉस्ट की परिभाषा को फुलफिल कर रहा है। कंसोलिडेटेड प्राइस, कंसोलिडेट मतलब मैं 2 एसेट 3 एसेट खरीदे एक ही दाम पे, इकट्ठे कर लिए। मतलब मैंने 3 एसेट खरीद के लाया और बोला जी 3 एसेट खरीदे, अच्छा जी 2 लाख रुपए के। अब सवाल उठा है तो 3 एसेट्स अलग अलग, उन्हें किस वैल्यू पे हम अपने पास डालेंगे? तीनों को अलग अलग दिखाएंगे, कैसे बांटेंगे? क्योंकि मैं जब इकट्ठे में लेके आ रहा हूं तो मैंने थोड़ा सस्ता करवा लिया ना। वो कहता है उनको उनकी जो इंडिविजुअल फेयर वैल्यू की रेशो है उसमें बांट देंगे, जो उनकी उनकी इंडिविजुअल फेयर वैल्यू की रेशो है उसमें बांट देंगे। तो अगर मिलके कुछ एसेट्स को खरीदा जा रहा है, मिलके कुछ एसेट्स को खरीदा जा रहा है, तो उनकी इंडिविजुअल फेयर वैल्यू की रेशियो में उनको अपोर्शन कर देंगे। क्या यहाँ तक दिमाग में भेजे में कुछ चीजें गई? यस, मैं इसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट एक्सचेंज पे मैं बाद में आऊंगा। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चन देखे। यस सर, कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन इंटर नवंबर 18 का है, 5 मार्क्स का, ठीक है ना। देखो जरा मेरे साथ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बेटा? क्वेश्चन कहता है नियॉन एंटरप्राइज ऑपरेट करता है मेजर चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स जो डिफरेंट सिटीज में है। कंपनी ने एक नया रेस्टोरेंट एक्वायर किया जो लोकेटेड कहाँ पे? चंडीगढ़ में। न्यू रेस्टोरेंट में सिग्निफिकेंट रेनोवेशन का खर्चा लगना, एक्सपेक्ट करते हैं कि रेनोवेशन जो है वो 3 महीने चलेगी, जिस दौरान रेस्टोरेंट बंद रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ने बजट बनाया, जो सैलरीज ऑफ द स्टाफ इंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट है वो 750 है। कंस्ट्रक्शन रीमॉडलिंग का खर्चा जो है वो 30 लाख है। एक्सप्लेन करो ट्रीटमेंट AS10 के हिसाब से। अब बेटा सिंपल से 2 खर्चों की बात हो रही है। देखो जो रीमॉडलिंग कंस्ट्रक्शन का खर्चा है रेनोवेशन से, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास होना है, आपका जगह वगैरह बढ़ा रहे हो, तो वो खर्चा कैपिटलाइज होने की बात होगी। तो मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड रीमॉडलिंग द रेस्टोरेंट, बिकॉज वो जरूरी है रेस्टोरेंट को बनाने के लिए। तो वो ऑब्वियसली आपके पास में उसके बिना रेस्टोरेंट ओपन नहीं हो सकता है। तो वो खर्चा 30 लाख का जो है वो कैपिटलाइज किया जाएगा, 30 लाख का कैपिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल खर्चे जो होते हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। पर जो स्टाफ को सैलरी वगैरह दे रहे हैं भाई वो तो देनी है, वो तो आप रेनोवेशन वगैरह नहीं भी करोगे, वो उसको बनाने के लिए थोड़ा ना रेनोवेशन का खर्चा तो ना, क्योंकि रेनोवेशन में जो लेबर को पैसे दे रहे होंगे
जो रेनोवेशन कर रहे हैं वो कैपिटलाइज हो रहा है। ये तो जो स्टाफ आपने रखा हुआ है उसको तो सैलरी वैसे ही दे रहे हो जो नॉर्मल स्टाफ रखा हुआ है, तो वो खर्चा आपका रेनोवेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा। तो however the cost of salaries of staff which has engaged in preparation of the restaurant 750 before opening, वो ऑपरेटिंग खर्चा है, वो इंकर होगा इफ द रेस्टोरेंट वाज ओपन। एंड ये कॉस्ट नेसेसरी नहीं है रेस्टोरेंट को उस लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, वो डायरेक्टेड कॉस्ट नहीं है, तो वो आपका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का मतलब कहाँ जाएगा, पीएल में सीधा जाएगा। एक्सपेंस मतलब कहाँ जाएगा, पीएल में, ठीक है ना। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर में स्टडी मैट में भी आरटीवी में क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड ने इंस्टॉल किया एक नया प्लांट प्रोडक्शन फैसिलिटी पे, इंकर करे ये खर्चे। आपसे बोल रहे हैं एडवाइस करो किन खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिंपल, कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज पर सप्लायर इनवॉइस प्लस टैक्सेस 25 लाख कैपिटलाइज होगा ये सर। अब टैक्सेस का ना अमाउंट नहीं दिया, इंक्लूडेड है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बाइफर्केशन देता तो मैं बोलता अच्छा क्रेडिट मिल रहा है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, नहीं मिल रहा ऐड कर देंगे, तो यहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो पूरा अमाउंट आ रहा है। इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग आएगा, साइट प्रिपरेशन आएगा, कंसल्टेंट की एडवाइस जो एक्विजिशन पे आएगी, इंटरेस्ट जो कर रहे हैं सप्लायर को फॉर डेफर्ड क्रेडिट, डेफर्ड मतलब लेट पेमेंट, ये नहीं आता भाई, ये नहीं आता, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि पेमेंट लेट कर रहे हैं, ये नहीं आएगा। एस्टिमेटेड डिस्मेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, ये आएगा। अभी हम मान रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, मैंने बोला था ना प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं, नहीं दे रहा तुम्हारे लिए प्रेजेंट वैल्यू ही है जो खर्चा लग रहा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं आते हैं, तो बेटा जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 43 लाख आ जाएगा अमाउंट, आप चेक कर सकते हैं टोटल करके, ठीक है। और जिन चीज़ों को आप नहीं लेते, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेफर्ड क्रेडिट आपका 2 लाख का, और ऑपरेटिंग लॉसेज जो है 4 लाख का, वो आपका डायरेक्टली अपलोड नहीं है तो वो कैपिटलाइज नहीं हो सकते, वो कहाँ चले जाते हैं, पीएल में चले जाएंगे जिस साल हो रहे हैं। तो जिनको एक्सक्लूड करते हो ना उनका लिख दो कि ये एक्सक्लूड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे स्टडी मैट में ऐसा, विद रेफरेंस टू AS10 क्लासीफाई करो आइटम्स को अंडर फॉलोइंग हेड्स, क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमें बताना है कौन सा खर्चा क्या है, ठीक है ना। अब इसमें ना 3 हेड्स में बोला है, या तो परचेज प्राइस का पार्ट है पीपी का, या डायरेक्ट डेबिट। देखो ये दोनों कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना होता है। परचेज प्राइस में बेसिकली पता क्या आ गया, जो परचेज कॉस्ट है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज है, वो परचेज प्राइस का पार्ट है। और जितने भी डायरेक्टली भाई साइट प्रिपरेशन करी, इंस्टॉलेशन का खर्चा है, ठीक है ना, ये सारे खर्चे डायरेक्टली इंक्लूड होंगे। कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, जो पार्ट नहीं है तो जो कैपिटलाइज नहीं होती है, ठीक है। अब उसमें से आइटम्स, इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, देखो फर्स्ट आइटम का क्या है, ए है, ये परचेज प्राइस का पार्ट होगा, ये कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, परचेज प्राइस के अंदर आ गया, ठीक है ना, तो ये ए हो गया। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग, सर ये भी ऐड होना है पर ये डायरेक्टली एट्रिब्यूट कॉस्ट है, तो बी हो गया नीचे सेकंड आइटम। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, क्या एसेट फंक्शन कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड, मैंने बोला टेस्टिंग का खर्चा देता है आफ्टर नेट प्रोसीड, यस, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट है, बी बन जाएगा। इसमें हम ये मान रहे हैं कि ये बेसिक इनिशियल टेस्टिंग है जो हमें करनी जरूरी है बिफोर एसेट कम्स रेडी टू यूज। हाँ, आपका एसेट बनकर तैयार हो गया, आप फिर बाद में लोगों को बोल रहे हो अच्छा अच्छा तुम्हारे पे टेस्टिंग कर लेते थे, मैंने अम्यूजमेंट पार्क की बात करी थी, ठीक है ना, आपके पास तो वो टेस्टिंग का खर्चा नहीं आता, आपके लेवल की बेसिक टेस्टिंग आती है। तो यहाँ पे हमने माना है ये अनिवार्य वाली टेस्टिंग है, ठीक है ना, लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए, तो इसलिए वो आ रहा है, ठीक है ना, वो इसलिए बी आपके पास ऐड होगा। फिर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह जो भी आ रहे हैं वो नहीं आते सर, वो सी है, नॉट टू बी कवर्ड। फिर कॉस्ट इंकर्ड व्हेन एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और ऑपरेटेड लेस देन फुल कैपेसिटी, मैंने बताया ना अम्यूजमेंट पार्क को कम कैपेसिटी पे कर रहे हैं, तो वो खर्चा कभी कैपिटलाइज नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एसेट बनकर तैयार हो गया है, तो ये सी है, ये नहीं आता। फिर ट्रेड डिस्काउंट रिबेट, हाँ इसे माइनस करते हैं पर ये कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं, तो ए हो जाएगा, ये 6 का ए हो जाएगा, परचेज प्राइस वाले में आ जाते हैं। परचेज प्राइस में क्या क्या है, मेन परचेज कॉस्ट, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिबेट और नॉन रिफंडेबल टैक्स ड्यूटीज, और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल अलग से आ जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, सर ये नहीं आता, रीलोकेशन का खर्चा, सी हो गया। इंस्टॉलेशन का भी हाँ आता है, इंस्टॉलेशन का खर्चा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है, तो बी हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन सर आता है, बी हो जाएगा। और एडमिन खर्चे सर ये नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वगैरह, ठीक है ना, सी हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ वो लेते हैं जो रेडी टू यूज तक के खर्चे हैं, ठीक है ना, उसके बाद नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, कोई आपका छोटा मोटा प्रिंटिंग स्टेशनरी ट्रैवलिंग ऑफिस एक्सपेंस वगैरह वो खर्चे थोड़ा ना आते हैं, वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, जनरल ओवरहेड्स के खर्चे वो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आइडिया देता है कौन से कैपिटलाइज हो रहे कौन से नहीं हो रहे। यहाँ थोड़ी सी बारीकी में चले गए थे इन दोनों में, वैसे तो वो सीधा बोलना चाहिए भाई कौन सा कैपिटलाइज होगा कौन सा नहीं होगा, उससे आइडिया लग जाता है, पर ये थोड़ी सी बारीकी इन दोनों की भी आगे थी फॉर बेटर नॉलेज, बेटर नॉलेज। अगला देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन,
स्टार लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी 680 की, उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, जीएसटी जुड़ा हुआ है, और कह रहा है इनपुट क्रेडिट इसका मिल जाएगा पूरे अमाउंट का जीएसटी का। कह रहा है जो आपने एसेट खरीदा उसके अंदर में जीएसटी पहले तो जुड़ा हुआ और उसका क्रेडिट मिल जाएगा। भाई क्रेडिट मिल जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है। हमें आइटम्स वगैरह दे रहा है, हमें बता रहा है बताओ किस वैल्यू पे प्लांट को कैपिटलाइज करना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, 680 में से तो 40 तो आएगा ही नहीं, कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मिल जाएगा, तो माइनस करना है उसको। 680 एक्सक्लूडिंग लिखना है, जिसका क्रेडिट मिल जाएगा 680 माइनस 40 तो 640 आएगा। क्या आएगा? 640 आएगा, ठीक है ना। फिर उसने बोला बाकी और खर्चे लगे हैं इंस्टॉलेशन के, अब एक एक करके देखते जाओ। साइट प्रिपरेशन का खर्चा आएगा सर, आएगा 21,200, तो 21,200 आ जाएगा आपका। फिर लेबर का खर्चा 200 आउट ऑफ टोटल 500 घंटे वर स्पेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ऑब्वियसली आएगा, बट प्रोपोर्शनेट आएगा। ये खर्चा 500 आवर्स का है जो लेबर को दिया, पर उनमें से उनके 200 आवर्स हमारे एसेट पे लगे, तो 200 आवर्स का प्रोपोर्शनेट आ जाएगा 56,000 इंटू 200 बाय 500, जितना 200 आवर्स का बनता है। फिर स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स जो यूज हुए इंस्टॉलेशन में सर आ जाएंगे 5,000 के, वो भी आ गए। फिर सैलरी ऑफ सुपरवाइजर टाइम स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन 25% ऑफ द टोटल टाइम वर्क। तो बेटा उसको 26,000 सैलरी दे रही है, पर उसका 25% समय लगा हमारा इंस्टॉलेशन वगैरह में, तो 25% ही कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना, तो 26,000 का 25%। फिर आपके पास टोटल टेक्निकल खर्चा 110 ही सिर्फ रिलेट करता है प्लांट के इंस्टॉलेशन का, 110 लेंगे टोटल खर्चे का, क्या लेंगे 110 लेंगे, तो 34,000 का 1/10, ठीक है ना। फिर टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन चार्जेस, तो ये भी आ जाएगा 18,000 टेस्ट रन वगैरह का, ये सर टेस्टिंग वगैरह का खर्चा। फिर कंसल्टेंसी चार्जेस जो दिया आर्किटेक्ट को फॉर प्लांट सेटअप, ये भी आ जाएगा कंसल्टेंसी का जो खर्चा है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन दी एसेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन, सर ये भी आ जाएगा। सर डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट के बाद हम अपने पास में, वो तो खर्चा है बाद में जो करते हैं, ये वो नहीं है, ये पता है क्या है, मान लो एसेट 1 बना रहे हो, एसेट 1 बना रहे हो और उसके लिए किसी और एसेट 2 को यूज कर रहे हो बनाने के लिए, तो उस एसेट 2 की जो डेप्रिसिएशन वो एसेट 1 की कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना। अब मान लो आप अपने पास में बेटा बिल्डिंग बना रहे होते हो, खुद बना रहे हो बिल्डिंग, तो उसके लिए आप क्रेन बुलडोजर वगैरह, मतलब आपके पास मान लीजिए चीज़ें वगैरह आप लेके आते हो, आप मिक्सर जो मशीन होती है जिसमें अपने पास में वो रेता बजरी सीमेंट वगैरह आपके पास में मिक्स होता है, ठीक है ना, तो वो आपके पास वो एसेट यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब उन एसेट्स की जो डेप्शन है वो पीएल में थोड़ी ना जाएगी, वो एसेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अभी क्रेन वगैरह है, ये आपके इसमें क्रशर मिक्सर वगैरह जो ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो उन एसेट्स की डेप्शन हमारी बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड होगी ना, क्योंकि ना बिल्डिंग को बनाने में आ रहा है। तो एसेट जो आपकी एक एसेट की है डेप्रिसिएशन, अगर वो किसी और एसेट को बनाने में काम आ रही है तो उस एसेट की कॉस्ट में आ जाएगी ना, तो ये वो आ रहा है डेप्रिसिएशन उन एसेट्स की जिन्होंने इंस्टॉलेशन में मदद करी, तो ये कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी ना, ये सब। फिर कहते हैं मशीन रेडी फॉर यूज इस दिन हो गई थी, बट इस्तेमाल करनी 1 फरवरी से करी। बेटा हमने खर्चा सिर्फ रेडी टू यूज तक का लेना है, आप लेट में एक्चुअली डालो उससे मतलब नहीं है, रेडी टू यूज का बोला है। इस डिले की वजह से हमारा और खर्चा लगा, ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये पीएल में ही जाएगा, तुम्हारे खर्चे सिर्फ यहीं तक कैपिटलाइज होंगे, और जो नहीं ले रहे उसका नीचे लिख देना नॉट टू बी कैपिटलाइज टू बी ट्रांसफर टू पीएल, नॉट टू बी कैपिटलाइज टू बी ट्रांसफर टू पीएल, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगला देखो आरटीपी का क्वेश्चन में 25 और पहले का भी है। सृष्टि लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल इन इट्स डिपार्टमेंट ए इन 3 मंथ्स टाइम। तो सृष्टि लिमिटेड बेटा मशीनरी खरीदने की बात कर रहे हैं जो इंस्टॉल करी जानी डिपार्टमेंट ए में 3 महीने में। आपके पास में स्पेशल फाउंडेशन जो है वो इसके लिए जरूरत पड़ेगी जो इस टाइम में लगेगा। साइट प्रिपरेशन का जो फाउंडेशन का खर्चा वो इतना है, तो ये तो फाउंडेशन का नींव बनाने का खर्चा जो है वो आ रहा है, तो ये आपके आएगा साइट प्रिपरेशन का खर्चा जो कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, वो नीचे ये पूछना है। इन एक्टिविटीज को एक टेक्नीशियन ने सुपरवाइज किया जो एम्प्लॉय किया 45,000 पर मंथ पे, पर टेक्नीशियन सर्विस डिपार्टमेंट बी ने ए को दी, मैंने बोला था ना एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा है तो उसको कॉस्ट पे लेना है, आपस का प्रॉफिट नहीं ऐड करना। जिन्होंने बिलिंग करी 49,500 आफ्टर एडिंग 10% प्रॉफिट पर मंथ, तो बेटा हमने अपनी कॉस्ट में 49,500 के हिसाब से लेना कि 45,000 के हिसाब से लेना, सर 45,000 के हिसाब से इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट, वो आपके पास में उन्होंने खुद भी लिख दिया इंटरनल प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो टेक्नीशियन की जो सैलरी है 45,000 पर मंथ लेना है, 3 महीने क्योंकि टाइम लगना था, उसने बोला था 3 महीने का टाइम लगना है, तो ये पर मंथ का खर्चा था 45,000 पर मंथ, 49,500 नहीं आएगा, जो उसने प्रॉफिट ऐड करके 10% ऐड करके 49,500 बोला, इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, कॉस्ट में कितना है 45,000 के हिसाब से। फिर मशीन खरीदी इतने की
इंक्लूडिंग है इसमें आईजीएसटी जिसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो बेटा अगर चीज 100 की थी तो 12 का ऐड करके 112 में पड़ रही है वो मेरे को। अब इस 12 का तो क्रेडिट मिल जाएगा, मेरे लिए कॉस्ट 100 है, तो 100 कैसे आएगा, 100/112। या आप क्या करो, 12/112 कंप्यूट करो और उसे डिडक्ट कर देना टोटल में से, तो यही निकल के आएगा 141,37,500। मतलब वो टोटल अमाउंट जो इंक्लूडिंग जीएसटी है 12 रुपये। अब ये 112, इसे 112 में से 12 अलग कर दो, तो अगर आप बोलोगे 158.34 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 112, ये वैल्यू आएगी 1696,500। अब इसे आप माइनस कर दो 158.34 से, तो 141,37,500 ये कॉस्ट में आ जाएगा। या आप 100/112 करो, ठीक है ना। फिर 55,770 ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा मशीन को लाने के लिए, तो ये भी आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का डिलीवरी का खर्चा। आर्किटेक्ट को पॉइंट किया 30,000 के लिए टू सुपरवाइज द मशीनरी इंस्टॉलेशन। पर मंथ नहीं है, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, जहां पर मंथ लिखा तो वहीं लेना है, यहाँ गलती करता है बच्चा, 30,000 पर मंथ लेके 3 से मल्टीप्लाई कर, कहीं नहीं लिखा 30,000 वन टाइम है, तो 30,000 आ गया, ठीक है। बताओ किस अमाउंट पे मशीनरी को कैपिटलाइज किया जाएगा, कंसीडरिंग आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाना है, वो तो उसने बोल ही दिया था, और इंटरनल प्रॉफिट नहीं लेने। सब कर कर आके टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सब कर कर आके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर हमारे को देखो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, करेक्ट है, मतलब बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है ना, गलती नहीं करनी इसमें। देन एक क्वेश्चन बेटा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, कितने का, 7 मार्क्स का, ठीक है ना। कहता है हार्डी लिमिटेड इंटेंड्स टू एक्सटेंड द फैक्ट्री सेटअप ऑन एडजेसेंट प्लॉट विद डिसइंटीग्रेटेड ओल्ड प्रीमिसेस। इट एक्वायर्ड द लैंड जिसका एरिया 250 हेक्टेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000 पर हेक्टेयर। बेसिकली हम फैक्ट्री के अपने अपने एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमने अपने जमीन वगैरह ली। तो हमसे ना नीचे जाके उसने पूछा भी है कि आपके पास कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्वायर्ड, लैंड की कॉस्ट में क्या क्या आना है, मतलब उसकी कॉस्ट में क्या क्या आना है। तो 250 हेक्टेयर जगह ली है 25,000 पर हेक्टेयर, तो वो कॉस्ट में आ रहा होगा, यस सर, 250 इंटू 25,000 6250, ठीक है ना। मैं ज़्यादा पढ़ते जाऊँगा, बताया उसने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी क्या 5% लैंड वैल्यू का, तो वो भी आ जाएगा इसका 5% टोटल कॉस्ट का, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है नहीं। फिर उसने बोला लीगल फीस भी लगी इतने की फॉर लैंड एक्विजिशन 400, तो वो भी आ जाएगी 475 की लीगल एंड कंसल्टेंसी फीस, ठीक है ना। फिर उसने बोला उसने इंकर किया 37,885 फॉर डिमोलिशिंग द ओल्ड प्रीमिसेस, 12,60,000 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी रिलाइज हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ मटेरियल सेल्वेज फ्रॉम द साइट। तो बेटा कहता है कि वो अपने पास पुरानी जगह थी तो उसको डिमोलिश करो, अब डिमोलिश करके हमने अपने पास बनाना ना, तो वो जो डिमोलिश करने का खर्चा वो भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो मैं नया बना नहीं सकता, तो वो खर्चा भी आएगा, पर हमने नेट ऑफ सेल्वेज लेना है। अब 37,85 में से बच्चा बोलते हैं सर सीधा 12,60,000 माइनस कर दो, नहीं भाई नहीं, ये जो आपको स्क्रैप बेच के पैसा मिला ना, जो मलबा बोलते हैं हम लोग, उससे जो पैसा उसमें 5% जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो विदाउट जीएसटी अमाउंट देखो 12,60,000 है, इसमें 5/105 तो इसमें जीएसटी है, मतलब 60,000 तो इसमें जीएसटी है। तो आपका जो सेल्वेज का पैसा है वो तो 12,60,000 माइनस 60,000 हो गया, 12 लाख हो गया। तो ये 37,85 में से 12 लाख माइनस होना है, तो देखो कंप्यूटेशन भी दी हुई है, 37,85 माइनस 12 लाख, वो इंटू 100/105 कर दो, या 5/105 माइनस कर दो, तो वो कॉस्ट में ऐड होगा, नेट जो खर्चा लगा सेल्वेज के बाद, नेट जो खर्चा लगा सेल्वेज के बाद, ठीक है ना। फिर उसने बोला जब तक नई साइट एक्सटेंडेड फैक्ट्री प्रीमिसेस के साथ रेडी नहीं होती तो कंपनी नीड्स टू मूव द प्रेजेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू अनदर टेम्परेरी साइट। भाई जहाँ पे फैक्ट्री बनानी है पुरानी गिरा के नहीं, तो यहाँ पे जो मशीनें पड़ी है इसको उठा के टेम्परेली कहीं और रखना पड़ेगा ना एक बार के लिए, तो यहाँ से जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज पड़ी है, जो मशीनें वगैरह पड़ी है, चीजें पड़ी है, उसको उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उस समय हमारा खर्चा लग रहा है, फॉरेन इंक्रीमेंटल खर्चे लग रहे हैं। सेटअप को 7.5 लाख का टू इंस्टॉल मशीन इन न्यू लोकेशन। बच्चा क्या बोलता है इंस्टॉलेशन का खर्चा कैपिटलाइज कर दो, अरे ये कौन सी इंस्टॉलेशन है, तो यहाँ पहले से मशीनें पड़ी थी, इन्हें यहाँ से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो वो जो इंस्टॉलेशन उनको दूसरी जगह पे जाकर लग रहा है वो खर्चा है। क्या वो हमारी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्चा अनिवार्य है, मतलब क्या उसके बिना, ये तो आपका इसलिए क्योंकि यहाँ पड़ी थी मशीनें और वो टेम्परेरीली शिफ्ट कर रहे हो, तो बेटा ये आपका रीलोकेटिंग वगैरह का खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होगा कैपिटलाइज। रेंट दूसरी जगह का किराया दे रहे हो 12 लाख, वो थोड़ी ना कॉस्ट में ऐड होगा। फिर रिमूवल कॉस्ट 2.5 लाख की टू ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो आ रहा है वो भी नहीं होगा, तो ये खर्चे नहीं होंगे। तो उसने यही बोला है मैनेजमेंट ओपिनियन है कि जो कॉस्ट ऑफ मूविंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज वगैरह इन्हें कैपिटलाइज कर सकते हैं। आपसे एडवाइस मांग रहा है सर, हमें सिंपल सी बात आती है, वो कहता है कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग अ न्यू एसेट, अगर कोई एसेट खुद बना रहे हो या खरीद रहे हो, इट मे रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मतलब कुछ ऐसे खर्चे लग सकते हैं दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड अगर एसेट ना आपके पास बनाते, जिन्हें अवॉइड करा जा सकता अगर एसेट ना बनाते। ये खर्चे एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है।
क्या ये खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट को बनाने के लिए, रेडी टू यूज के लिए? द आंसर इज नो, दीज आर नॉट द एक्सपेंसेस जो आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जो एसेट को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये खर्चे आपके ऑपरेटिंग खर्चे आ रहे, रिलोकेटिंग वगैरह का, ठीक है जी, ये AS10 में नहीं आते, इनको कैपिटलाइज नहीं करना। तो ये खर्चे कैपिटलाइज नहीं होंगे, जो बाकी खर्चे वो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड में आ जाएंगे, वो कैपिटलाइज होकर आपके पास लैंड की कॉस्ट बन जाएगी। तो एक्चुअली में ना ये इंस्टीट्यूट के दो सेपरेट क्वेश्चन टाइप है, पहले पेपर में उन्होंने क्या किया, इकट्ठे कर दिया, मतलब दिस वाज अ सेपरेट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन पहले, जिनको नहीं लेना। ये खर्चे हमारी कॉस्ट का पार्ट है जो जो आ रहे थे बनाने के लिए, तो वो इकट्ठे में ही आपका 7 नंबर का इसलिए बन के आ गया। तो आपके पास में पेपर का क्वेश्चन हो जाता है, आसान क्वेश्चन था, नंबर नहीं गवाने ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर बेटा हमारे पास में हमें आगे अब कॉन्सेप्चुअली बातें करनी है, और जरा कॉन्सेप्चुअली बातें करनी है, बाकी क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। हमने खरीदने और बाकी बातें करी, अब इसमें आता है एक्सचेंज का केस। एक्सचेंज क्या होता है, कहता है हम एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले मान ले कोई और पीपी वगैरह दे रहे हैं। हमारा पॉइंट जो उठ के आएगा वो ये आएगा कि जो पीपी में आ रहा है उसको किस पे दिखाऊंगा। तो इसमें ना दो केस बनते हैं बेटा, क्या बनते हैं, दो केस बनते हैं। क्या ट्रांजेक्शन का कॉमर्शियल सब्सटेंस है या ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस होने का मतलब होता है कि उस ट्रांजेक्शन के होने से, मेरे पास एक पीपी आ रहा है और एक जा रहा है, उससे मेरे बिजनेस के कैश फ्लोज में फर्क पड़ेगा, मतलब मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे कैश फ्लोज आने वाले टाइम के फर्क पड़ेंगे। या लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि मेरे कैश फ्लोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी एग्जांपल लूंगा, कोई कैश फ्लोज नहीं पड़ेगा। नॉर्मल कोर्स में जब तक वो नहीं लिख रहा, आप यही मान के चल रहे कि कैश फ्लोज में फर्क पड़ रहा है, तो उस केस में जो पीपी आ रहा है उसे किस पे दिखाना है। कहता है हम 3 प्रेफरेंसेस देंगे आपको, 3 वैल्यूज है, आपको प्रेफरेंस वाइज चलना है। अगर पहली वैल्यू पता है तो पहली पे दिखाना है, दूसरी पता है दूसरी पे, फिर मतलब उसके हिसाब से चलना है। अगर पहली नहीं पता तो दूसरी पे जाना है, दोनों ही नहीं पता फिर तीसरी दिखना है। तो क्या क्या प्रेफरेंस है, पहली प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कैश पेड इफ एनी, मतलब जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू, या अगर कोई कैश दिया उस पे किसको दिखाना है, जो एसेट आ रहा है। अगर ये नहीं पता तो फिर दिखाना है जो एसेट आया उसकी फेयर वैल्यू पे, जो एक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू पे उसको दिखाना। और तीसरा अगर दोनों ही नहीं पता तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन प्लस कैश पेड इफ एनी। सर ये क्या बोल गया, अभी देखो मैं एग्जांपल कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ कुछ एग्जांपल लेंगे, मैंने आपके साथ कमर्शियल सब्सटेंस वाले के 3 प्रेफरेंसेस है, ठीक है ना। तो मेरे साथ एग्जांपल लेंगे, एक्वायर अगर कर रहे हैं, मान लो मशीनरी लेके आ रहा हूँ जिसकी फेयर वैल्यू 1 लाख है, और उसके बदले दिया क्या, कार दी जिसकी फेयर वैल्यू 80 है और कैरिंग अमाउंट 70 है। मुझे ये जानना है कि जो मशीनरी आ रही है इसको किस पे दिखाना है, बस स्टैंडर्ड ये बताने जा रहा है। कह रहा है जो मशीनरी आ रही है उसको किस पे दिखाना है, कहता है जो दिया उसकी फेयर वैल्यू पे दिखाना है। जो दिया उसकी फेयर वैल्यू पता है, यस 80 है, तो कहते हैं मशीनरी को 80 पे दिखाना है। हमारा सवाल यही, मशीनरी को 80 पे दिखाना। अब जब आप दिखाओगे तो एंट्री क्या डालेगी, मशीनरी 80, कार जा रही है, जो जाता है बेटा याद रखना, जो जाता है ना किताबों से बाहर वो हमेशा किताबों की वैल्यू से जाता है 70 ऑलवेज। तो फायदा हो गया, क्योंकि आपके पास जो चीज जा रही है वो 70 में दिख रही है और जो चीज आ रही है उसे 80 पे दिखा रहे हो, तो 10 का फायदा हो गया प्रॉफिट होने से। अच्छा मशीनरी आ रही है, फेयर वैल्यू इतनी है, दे क्या रहे कार जिसकी फेयर वैल्यू इतनी है और कैश भी दे रहे हैं, तो अब जो आएगा उसे किस पे दिखाएंगे, सर जो दिया उसकी फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड इफ एनी। तो मशीनरी को किस पे दिखाएंगे, 80 + 5 85 पे, तो ये एंट्री बन जाएगी, क्योंकि यहाँ कैश भी जा रहा है ये भी जा रहा है, प्रॉफिट आ गया। यहाँ प्रेफरेंस बनी लग रही है, जो दिया उसकी फेयर वैल्यू पे दिखाना है कि जो आ रहा है, और अगर कैश दिया तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगला आता है, मान लो खरीद मशीनरी रे, दे कार रे, उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, ये कटिंग जो करी इसका मतलब क्या, फेयर वैल्यू नहीं पता, उसके आज की फेयर वैल्यू नहीं पता, हाँ कैरिंग अमाउंट पता है। तो अब जो दिया उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, हाँ जो आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू पता है, वो कितना है 1 लाख, तो हमने मशीनरी को 1 लाख पे ही दिखाना है। मशीनरी 1 लाख, जो गया वो तो कैरिंग अमाउंट पे जाना है, बाकी प्रॉफिट होगा। तीसरा केस, जो दिया उसकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता, जो आया उसकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता, गया और आया नहीं पता, पर एक चीज पता है, जो दिया इसकी बुक वैल्यू। तो कहते हैं एक काम करो, एक काम करो, इसको अपने पास 70 पे ही दिखा दो जो आ रहा है। ये आपकी थर्ड प्रेफरेंस लग गई। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, मतलब जो दिया उसकी किताबों की वैल्यू, भाई वो तो पता है ना। अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता तो जो गया उसकी कैरिंग अमाउंट तो पता है ना किताब में कितने का दिख रहा, तो उस पर दिखा दो, ठीक है। अगला केस, अगर आपकी ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस, तो वो क्या बोलता है, मतलब कमर्शियल कि उस ट्रांजेक्शन के होने से आपके कोई कैश फ्लो में फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कहता है हमें पहली दोनों प्रेफरेंसेस गायब कर दो, सिर्फ आपकी थर्ड प्रेफरेंस लगेगी, एक ही प्रेफरेंस है,
जो दिया उसके कैरिंग अमाउंट पे दिखाना है जो आ रहा है। कहता है उसमें ना प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि आपके बिजनेस में फर्क तो पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने एक्वायर करी ऑडी ब्लू, फेयर वैल्यू 50 लाख, दी ऑडी ब्लैक, उसकी फेयर वैल्यू 50 लाख मेरे। बस पंडित जी ने बोला कि ये वाला कलर की नहीं रखनी, काली नहीं रखनी, नीली चाय ले आओ, तो एक्सचेंज मारी, किताबों में 40 की दिख रही है, ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल्स में ये लाइन लिख देता है, ये आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब बिल्कुल ही, मतलब वो लिखेगा। उस केस के अंदर में जो आ रहा है उसे किस पे दिखाना है, जो दिया उसके कैरिंग अमाउंट पे ही। इसमें एक ही प्रेफरेंस है, तो रिकॉग्नाइज करेंगे ऑडी ब्लू को 40 लाख पे, फेयर वैल्यू इग्नोर करने का है, इसे इग्नोर कर देने का है, कोई रेलिवेंस नहीं है, तो ये एंट्री डल जाएगी, क्योंकि यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहा है। मतलब इसके होने से आपके बिजनेस के कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ही गाड़ी, सेम मॉडल, सब कुछ सेम, तो आपको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ना है। ठीक है जी बात, ये सर। अच्छा एक और चीज़ छोटी सी आती है, कैश जो दे रहे थे जैसे वो ऐड कर रहे थे, मान लो अगर कोई कैश मिल रहा है तो माइनस हो जाएगा। कैश मिल रहा है तो फॉर एग्जाम्पल ऑडी ब्लू और कैश भी मिला 2 लाख का, जा रही है ब्लैक जिसका कैरिंग अमाउंट है 40, तो हमने दी ऑडी ब्लैक, उसके बदले हमें गाड़ी भी आ रही है ऑडी ब्लू और कैश भी मिला, ट्रांजेक्शन लाइक समझ में। तो बेटा जो आ रहा है उसको किस पे दिखाएंगे, दिखाना नॉर्मल कोर्स में 40 पे दिखाते, पर 2 लाख तो नगद मिल गया, तो 40 माइनस 2 38 पे आ जाएगा। तो कैश मिला 2 लाख का, ऑडी ब्लू 38 लाख, 2 ऑडी ब्लैक जा रही है 40 लाख। वो करके दिखा देना, वो करके दिखा देना। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? यस, ये वाली बात हमारे पास क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कैश मिल रहा है तो माइनस है, कैश दे रहे तो ऐड हो जाता है। ये एक्सचेंज वाला है, आ सकता है क्वेश्चन बन के, मैं इसलिए आपको आना होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब फिर आता है बेटा आपके पास में कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है, फर्स्ट डे तो आप कॉस्ट मॉडल लगा रहे हो एक तरीके से, हाँ उसमें एक्सचेंज वगैरह तो चलो फेयर वैल्यू आ जाती है, खुद बना रहे हो, बना बनाया खरीदा, डेफर्ड क्रेडिट, सारी बातें कर ली। अब ईयर एंड आया तो उसके में बोलता है वो कि आपके पास मॉडल दे रहे दो, आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। कहते हैं या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। कहते हैं जो भी मॉडल फॉलो करोगे वो इंटायर क्लास ऑफ पीपी पे लगाना है जिनका एसेट्स का सिमिलर नेचर यूज है। मान लो मशीन है मेरी, 5 मशीनें, अब मैं अपने पास में क्या पांचों मशीनें पे कॉस्ट ही लगाऊंगा, रिवैल्यूएशन होगा? यस, क्योंकि वो एक क्लास ऑफ पीपी है जिनका सिमिलर नेचर यूज है। मैं ये नहीं कर सकता 3 पे कॉस्ट मॉडल 2 पे रिवैल्यूएशन मॉडल, वो अलाउड नहीं। बट मैं मशीन पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहा हूँ, क्या फर्नीचर पे कॉस्ट मॉडल लगा सकता हूँ? यस, क्योंकि वो दोनों अलग अलग एसेट्स हैं, उनका अलग अलग नेचर यूज है, ठीक है ना। तो सिमिलर नेचर यूज वालों पे आपके पास सेम मॉडल लगेगा। रिवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी का रखने कहता है वो आपके पास में डिपेंड करता है, अगर उसमें बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं उस एसेट में, उनकी फेयर वैल्यू में, तो कहते हैं हर साल रिवैल्यूएशन फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है तो उसकी फेयर वैल्यू उस पर दिखाना, भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। और अगर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, कभी कभार आते हैं और आप रिवैल्यूएशन फॉलो करेंगे फिर भी आप, तो 3 से 5 साल बाद ही रिवैल्यूएशन करना। हर साल क्यों करोगे, खर्चा लगता है ना रिवैल्यूएशन कराने पे, वैल्यूअर पैसे लेके जाता है भाई, जो बात आएगा, तो उस केस में बहुत जल्द ज्यादा चेंज तो आ नहीं रहा, तो आप 3 से 5 साल में रिवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो कहता है अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, कहता है डिपेंड करेगा पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो कि सेकंड टाइम कर रहे हो, सेकंड थर्ड टाइम। अगर पहली बार कर रहे हो तो या तो वैल्यू ज्यादा होगी या वैल्यू कम होगी। वैल्यू ज्यादा, अगर मान लो 1 लाख का एसेट है, अगर वैल्यू बढ़ानी है तो आपके पास में जितना भी इंक्रीज है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जिसे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इंक्रीज कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि अनरियलाइज गेन है, नोशनल गेन है, तो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। पर अगर डिक्रीज है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। डिक्रीज है तो बेटा कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करी, एसेट 1 लाख का दिख रहा है, फेयर वैल्यू 130 है, तो बढ़ानी है वैल्यू, तो एंट्री क्या डलेगी 30 से, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ यही वैल्यू 1 लाख के बदले अगर फेयर वैल्यू आज 80 होती तो 20 से कम करना है, हाँ फिर पीएनएल में ले जाओ लॉस। आपका नुकसान है तो पीएनएल में ले जाओ इमीडिएटली, पर फायदा है तो वो अनरियलाइज है। अभी अनरियलाइज कब होगा, जब बेचोगे। ये तो नोशनल गेन है ना, मार्केट वैल्यू बढ़ी, आप उसको दिखाना चाहते हो तो एसेट तो बढ़ा दो, पर कहाँ लेके जाओगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है ना। फिर कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, कहते हैं सब्सिक्वेंट में डिपेंड करता है किस चीज पे, पहली बार क्या हुआ था। तो मैं इसको विद एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लो पहली बार का रिवैल्यूएशन का इंक्रीज का 30 पड़ा है, पहली बार इंक्रीज हुआ था जिसका रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है। अगली बार किताबों की वैल्यू इतनी है, 2-3 साल बाद मान लो इतने पे दिख रहा है आज, ठीक है ना, और आज फेयर वैल्यू 135 है। पिछली बार इंक्रीज हुआ था, इस बार फिर से इंक्रीज ही हो रहा है, कितने का, 15 का। पिछली बार कहाँ गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, इस बार भी वहीं ले जाओ रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो कितना बैलेंस हो जाएगा, 30 पहले था, 15 और हुआ जो आपने लेके गए, तो टोटल 45 हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है।
120 से वैल्यू 1,08,000 आ गई, कम हो गई 12 से, कम हो गई, तो क्या पीएनएल में ले जाएंगे? ना भाई ना। वो कहता है पिछली बार क्या किया था सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व में था, तो कहता है पहले उसे यूज करने का है, पहले उसे यूज करना है। तो इस 30 को यूज करो अब जब डिक्लाइन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व टू मशीनरी, तो बैलेंस कितना बचेगा? 18। 30 था, 12 यूज हो गया। और अगर कम हो रहा है, 40 से कम हो रहा है, मान लो 40 से कम होता, तो ये 30 पहले पूरा यूज हो जाएगा, फिर पीएन लाएगा, बाकी लॉस पीएन। तो कहते हैं सब्सिक्वेंट में डिपेंड कर रहा है पहले क्या हुआ था, जो चीज पहले हुई थी वही अगली बार हो रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीज पहले हुई थी उसका विपरीत हो रहा है, तो पहले पिछली बार वाले को रिवर्स करना है बस, फिर अपने अगली बार वाला लगाना है, ठीक है ना। तो जीरो हो जाएगा रिलेशन। यहां पर मैंने यही लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट में, पहली बार इंक्रीज था रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगली बार फिर इंक्रीज है रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहली बार डिक्रीज पीएनएल, अगली बार डिक्रीज फिर पीएनएल, पहली बार इंक्रीज रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगली बार डिक्रीज, जो मैंने केसेस कराए, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बाद में पीएनएल, और ऐसे ही पीएनएल वाला आ गया। ठीक है जी, यस सर, ओके। नाउ इसमें बेटा बात आती है, ये तो हमने ट्रीटमेंट सीखी फर्स्ट टाइम की और सब्सिक्वेंट की, हमारे पास में एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी होती है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन है मतलब हम एसेट को कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, एसेट कॉस्ट दिख रही है और जो इकट्ठी की हुई डेप्शन वो अलग से पड़ी है, जिसे क्या बोलते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्शन या प्रोविजन फॉर डेप्शन। तो अगर वो अलग से लिख के दे रहा है, तो उस केस में बेटा हमारे को तरीके दिए गए कि रीवैल्यूएशन की एंट्री कैसे डालनी है। तो जिसे मैं अगेन पहले एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, ठीक है ना। कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मशीनरी है, कॉस्ट है 1,00,000 और एक्यूमुलेटेड 40 है, तो आज वो 60 की दिख रही है और उसे रीवैल्यू किया हमने 150 पे, तो 90 का इंक्रीज है। 90,000 से बढ़ानी है वैल्यू, यस सर 90,000 से बढ़ानी है। क्या मैं सीधा एंट्री मशीनरी टू रिवैल्यूएशन जब 90 डाल सकता हूँ? द आंसर इज नो नो नो। देखो रिवैल्यूएशन जब में 90 जाएगा, बट उसको दिखाने का तरीका अलग है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ ये लेजर काउंट अलग है, ये लेजर काउंट अलग है। जब ये एंट्री डाल रहे हो तो सिर्फ ये बढ़ रहा है, इसका तो कुछ वही नहीं ना एक्यूमुलेटेड का, तो इसीलिए उसने दो मेथड दिया अगर एक्यूमुलेटेड है। कहता है मेथड नंबर 1, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करना है दोनों को। कहते हैं दोनों को प्रोपोर्शनेट बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए कुछ चीज है, सबसे पहले निकालो परसेंटेज इंक्रीज। आपने वैल्यू कितने से बढ़ानी है? 90 से बढ़ानी है, 60 से। एस आज कितनी वैल्यू है? 60, तो 90,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 160,000, तो 150% से वैल्यू बढ़नी है, 150%। कहता है 150% से ही इन दोनों को प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो। तो 1,00,000 वाले को 150% मतलब 1,50,000 से बढ़ा दो, 40,000 वाले को 150% मतलब 60 से बढ़ा दो, दोनों को उतने इतने परसेंट से बढ़ा दो। पहले निकालो कितने परसेंट से चेंज आया, कितना इंक्रीज आया, फिर आपने दोनों को बढ़ा देना, कॉस्ट को भी एक्यूमुलेट। तो एंट्री क्या डलेगी? अब रिवाइज वैल्यू क्या होगी? 1,00,000 प्लस 1,50,000 2,50,000, 0.40 प्लस 0.60 आपके पास में 1,00,000, तो वो नेट 150 पे पहुंच जाएगा। और क्या एंट्री डल रही है? मशीनरी बढ़ेगी 150 से, एक्यूमुलेटेड को क्रेडिट करते हो 60 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में 90 ही जा रहा है। तो ये मेथड क्या कह रहा है? दोनों को प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो, दोनों को प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो। ये ना करो ना सिर्फ एसेट अकाउंट को बढ़ा दो, दोनों को बढ़ा दो, तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल के करना है। ये हमारा पहला मेथड, मेथड 1 प्रोपोर्शनेट इंक्रीज। पहले रिवैल्यूएशन गेन परसेंटेज निकालो और दोनों को बढ़ा दो उतनी परसेंटेज से, और ये एंट्री डल जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, इसमें एक और अल्टरनेटिव देता है हमें। कहता है दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्शन को एलिमिनेट ही कर दो और फिर रिवैल्यूएशन करो। मतलब बताओ आज की डेट में ये अकाउंट अलग और ये अलग दिख रहा है ना, तभी ये दिख रहा है। कहता है इसको खत्म ही कर दो। खत्म कैसे करोगे? इसे एसेट अकाउंट से एलिमिनेट कर दो। तो एंट्री डालो एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू मशीनरी 40, तो मशीनरी की दाव में कितने की दिखेगी? 60 की। अब एक लेजर अकाउंट दिख रहा है 60 से मशीनरी, कहता है 150 पे ले जाओ, 150 पे ले जाओ। तो 150 पे लेके जाने के लिए क्या करोगे? 90 से बढ़ा दोगे, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का खाता ही खत्म कर दो और फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री डाल दो जो डालते हो, या इसकी कंबाइन भी कर सकते हो। दोनों को इकट्ठे करोगे तो ये बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्शन खत्म किया 40, टोटल में बढ़ाना 90, बाकी मशीनरी आ गया। इन दोनों एंट्रीज का निचोड़ है ये, कंबाइन एंट्री है। कंबाइन एंट्री भी डाल सकते हो, नहीं तो अलग अलग डाल दो, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा बेटा प्लीज मेक इट श्योर, अगर नहीं बोल रहा कौन सा मेथड, तो दोनों से करना है अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिख रही है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिख रही है, ठीक है ना। तो मेथड 2 क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्शन एलिमिनेट। तो ये आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू पीपी पहली एंट्री और फिर पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, यस सर, ये बात तो होगी। फिर आता है बेटा इसी में रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो अमाउंट पड़ा उसका करोगे क्या? उसका करोगे क्या? वो ऐसे ही पड़ा रहेगा? कहता नहीं, कहता वो फ्री रिजर्व बनेगा, वो रेवेन्यू रिजर्व में जाएगा, वो रेवेन्यू रिजर्व में जाएगा। कहता है
जब एसेट आप बेच दोगे, डी रिकॉग्नाइज का मतलब बेच देना, किताबों से एसेट खत्म हो जाना, कहता है उस समय तो सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस रेवेन्यू रिजर्व में चला जाएगा, पक्का ही पक्का। तो जब एसेट आपका बेच दोगे, रहेगा ही नहीं, तो सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां चला जाएगा, रेवेन्यू। फिर तो रियलाइज हो गया ना गेन, तो वो अनरियलाइज गेन नहीं रहा, फिर उसे रेवेन्यू रिजर्व बना दो। ये कब है, जब एसेट को किताबों से हटा देना है। बट जब तक एसेट चल रहा है तब क्या करेंगे, कहता है वहां हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है कि जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन है, जितनी इंक्रीमेंटल डेप्शन है, क्योंकि पहले डेप्शन कम लग रही होगी, अब डेप्शन ज्यादा लग रही है पीएल में, तो कहते हैं जितनी एक्सेस डेप्शन है उसे आप रेवैल्यूएशन रिजर्व से रेवेन्यू रिजर्व में लेके जा सकते हो, पर ये मर्जी है, ऑप्शनल है। वो कैसे निकलती है, डेप्शन अब कितनी है माइनस डेप्शन कितनी होती है अगर रिवैल्यूएशन ना होता, तो वो एक्स्ट्रा डेप्शन का क्या करोगे, कहां ले जाओगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रेवेन्यू रिजर्व में, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रेवेन्यू रिजर्व में। मैं इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है ना। मशीनरी है, मान लो बुक वैल्यू 1 लाख है, डेप्शन 10% होती तो नॉर्मल में 10,000 लगती, हमने रीवैल्यू कर दिया 130 में, 30,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया, और डेप्शन का रेट अब 10% तो 13,000 लगेगी। ये हमारी एंट्री 30 से वो बढ़ चुका है, 1 लाख से 130, ना करता तो डेप्शन इतनी होती, अब कर रहा हूं तो इतनी लग रही है, तो मेरी एक्स्ट्रा डेप्शन कितनी लगी सर, 3,000। कहते हैं जो एक्स्ट्रा डेप्शन है ना 3,000, आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से रेवेन्यू रिजर्व में लेके जा सकते हो, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रेवेन्यू रिजर्व, ये एंट्री डल सकती है, पर ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही पड़े रहने दे सकते हो, और जब एक ही बार में खत्म करना, जब एसेट रहेगा नहीं, फिर तो पक्का ही पक्का करना है, ये तो पक्का ही पक्का करना है, पर ये ऑप्शनल है, मर्जी है, करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलता है इसके बारे में, वो ऑप्शन अवेल कर रहा है, अगर बोलता है कभी तो ये लेना है, ठीक है ना बात। क्या भेजे में गई बात, हाँ सर भेजे में गई। अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आता है आपका डेप्रीसिएशन का। क्या आता है बेटा, डेप्रीसिएशन का। नो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्शन, सर वैल्यू आपके पास कम हो रही है, आपका खर्चा बुक होना नॉर्मल है, तो दैट इज सिस्टमेटिक एलोकेशन करना डेप्रीशिएबल अमाउंट का एसेट को ओवर यूजफुल लाइफ। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है ना। यूजफुल लाइफ क्या, अगर तो सालों के हिसाब से तो कितने सालों तक एसेट इस्तेमाल होगा, 5 साल 10 साल, यूनिट्स के हिसाब से तो कितने यूनिट्स हमें बना के देगा एसेट, तो वो आपके पास लाइफ 2 तरीके से आती है। कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट का मतलब अगर हमारे एसेट के कुछ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स और उसकी अपनी अपनी यूजफुल लाइफ है, तो उनको सेपरेटली डेप्रिशिएट करने का है, उनको सेपरेटली डेप्रिशिएट करने का है। तो हर पार्ट ऑफ पीपी दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम शुड बी सेपरेटली डेप्रिशिएटेड। फॉर एग्जांपल एयरफ्रेम एंड इंजन ऑफ द क्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का बेटा इंजन की लाइफ अलग है, उसकी वैल्यू अलग से पता है, जो एयरफ्रेम है बॉडी ऑफ द क्राफ्ट वगैरह वो अलग से है, तो दोनों को सेपरेटली डेप्रिशिएट करना उनकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ में, उसे बोलते हैं कंपोनेंट वाइज डेप्रिशिएशन, ठीक है ना। कमेंस कर से करेंगे डेप्शन जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, मतलब जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो गया तब से डेप्शन चालू हो जाएगी। सेसेशन कब बंद कर देते, कब नहीं लगाते, कहते हैं अगर तो एसेट की रेजिडुअल वैल्यू हुई उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। भाई मेरा एसेट 10 लाख का है, मेरे को लगता है ना 5 साल बाद में जब बेचूंगा ना तो 12 लाख का बिकेगा, ये 10 लाख का बिकेगा, तो भाई फिर तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया नहीं ना। भाई कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आना है, बट अगर रेजिडुअल वैल्यू बराबर ही है कैरिंग अमाउंट के, फिर तो डेप्शन ही नहीं लग सकती। या फिर अर्लियर ऑफ एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज फॉर डिसेल, मतलब एसेट किसी काम का नहीं रहा और उसे निकाल के रख दिया बेचेंगे, या एसेट बेच ही दिया, इन दोनों में से जो पहले डी रिकॉग्नाइज मतलब राई ने तो किताबों से गायब ही कर दिया, ठीक है ना, बेच दिया आपके पास में, तो या तो किसी काम का नहीं रहा और अलग से निकाल के रख दिया, डिस्पोजल किया, बेच चुके हो, इनमें से जो पहले होगा तो डेप्शन लगानी बंद कर देंगे, ठीक है ना। मेथड कौन से है, सर कहता है मेथड पैटर्न को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। आपको जिस रेशियो में लगता है कि एसेट से बेनिफिट की प्राप्ति होगी वो मेथड आपने लगाना है। अगर आपको लगता है एसेट से बराबर यूटिलिटी मिलेगी हर साल, तो आप स्ट्रेट लाइन लगा दो, जिसको निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, या सीधा कॉस्ट पे रेट देता है वो, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट हो गया। अगर आपको लगता है एसेट से डिमिनिशिंग ड्यूटी मिलेगी तो डिमिनिशिंग बैलेंस लगा दो WDV, तो ओपनिंग वैल्यू पे रेट लगा देते हो, हर साल की डिडक्शन कम होती जाएगी। पहले साल 1 लाख पे 10%, 10,000, फिर वैल्यू 90 रहेगी तो 90 पे 10%, 9,000, ऐसे चलता रहता है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जितना डेप्रिशिएबल अमाउंट है मतलब कॉस्ट माइनस इनटू कितने यूनिट्स इस साल बनाए डिवाइड बाय टोटल कितने बनेंगे, तो प्रोपोर्शनेट टू द यूनिट्स चल रहा है, प्रोपोर्शनेट टू द यूनिट्स चल रहा है। क्या हमारे पास में एसेट की लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, मेथड, इनमें किसी में चेंज आ सकता है, तो आंसर इज यस। कहते हैं जब भी चेंज आएगा किसी भी चीज में, चाहे लाइफ में, रेजिडुअल वैल्यू में, बाद में जाके कोई कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही है किसी वजह से, या
इवन मेथड भी चेंज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ इवन मेथड भी चेंज होता है। कहता है वो चेंज इन एस्टिमेट होता है लाइफ रेजिडुअल वैल्यू डिडक्शन मेथड, क्योंकि आपके अनुमान में चेंज आ रहा है, लाइफ है रेजिडुअल वैल्यू है। ये इवन मेथड में भी क्यों चेंज आ रहा होगा, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम, क्योंकि आपका अनुमान में चेंज आ रहा है कि पहले बराबर यूटिलिटी मिल रही थी, अब डिमिनिशिंग मिल रही है, तो इसलिए आपके अनुमान में चेंज आ रहा है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस साल चेंज करोगे तब से आगे की चेंज कर देना, जो निकल चुका है वो निकल चुका है समय, आगे की डेप्शन चेंज करनी है, कब की, आगे की डेप्शन चेंज करनी है, ठीक है ना। यस सर। फिर आपके पास में बेटा कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स है, मैं बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। एक आता है बेटा आपके पास में रिपेयर मेंटेनेंस का, सब्सिक्वेंट खर्चों में। रिपेयर मेंटेनेंस होता है नॉर्मल डे टू डे रूटीन मेंटेनेंस का, वो पीएल में जाएगा, वो खर्चा पीएल में जाएगा। इस पे मैं बाद में आता हूँ रिप्लेसमेंट वाला पे, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है सर, अगर लैंड और बिल्डिंग बेटा हमारे लिए अलग अलग एसेट्स है, इकट्ठे खरीदोगे तो भी अलग अलग किताबों में दिखाते हैं, लैंड अलग दिखती है, बिल्डिंग अलग दिखती है, तो दे आर सेपरेबल एसेट्स अकाउंटेड सेपरेटली, चाहे इकट्ठे क्यों ना खरीदो। सर इकट्ठे खरीदेंगे, बांटेंगे कैसे, सिखाया था कंसोलिडेटेड प्राइस में, फेयर वैल्यू की रेशियो में, ठीक है ना। लैंड की डेप्शन होती है सर नो, क्यों, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइफ है, लाइफ ही आपके पास में अनलिमिटेड है ना, थोड़ा खत्म हो जानी लैंड, तो आपके पास अनलिमिटेड लाइफ है, तो उसको डेप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन है लीज होल्ड लैंड, दैट इज अगर लिमिटेड लाइफ है, ये पता है ना, फिर तो मतलब 50 ईयर की लीज है, 70 ईयर की लीज है, 20 ईयर की लीज है, फिर तो लाइफ डिफाइंड होंगे, फिर आप उसे डेप्रिशिएट कर देंगे, ठीक है ना। रिटायरमेंट, एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एसेट किसी काम का नहीं रहा, अलग से निकाल के रख दो और उसे बेचना है, मतलब उसके ऊपर मान लो स्टिकर लगा दिया हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, मशीन अब किसी काम की नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं करता, अब वो बेचनी है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तो कहता है सुनो इसका हमारा इन्वेंट्री का नियम लग जाएगा, इसे किस पे दिखाएंगे, कहता है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और एनआरवी, मतलब मान लो इसकी कैरिंग अमाउंट 50,000 है और एनआरवी 30 है, तो कहते हैं इसे 30 पे दिखा दो, और अब इसका जो 30 पे लाने के लिए 20 का लॉस है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, और इस पे अब से डेप्रिसिएशन लगनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब इसे बेच देना है बस कुछ ही टाइम में, किसी काम की तो है नहीं। यहाँ भी तो बोला था डेप्शन लगानी बंद कर देते जैसे ही एक्टिव यूज से गई और हेल्ड फॉर डिस्पोजल, ठीक है ना। और अगर 50 की कैरिंग अमाउंट थी पर वैल्यू 70 है, फिर तो 50 पे दिखाएंगे ना, क्योंकि फायदा कब रिकॉर्ड करोगे जब होगा, ये तो नुकसान की उम्मीद है, तभी तो लोअर का नियम लगता है ना, एक्सपेक्टेड लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा। आपको पता है एक छोटी सी बात, मान लो उसकी कैरिंग अमाउंट 50 थी और एनआरवी 30, जब आप 30 पे लिया 20 का लॉस रिकॉर्ड कर लिया, डेप्शन आगे से लगनी बंद, इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, अगर अभी तक बेची नहीं, साल खत्म होने से पहले बेच दोगे फिर तो खत्म ही हो जाएगी कहानी, पर कहाँ दिखाओगे सर, करंट एसेट में दिखाएंगे। अब ये क्योंकि अगले 1 साल के अंदर बेच के खत्म होने के, एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, डिस्पोजल ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो एसेट जो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है आपका, पीपी जो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है वो कहाँ दिखेगा, आप करंट एसेट में दिखता है, ठीक है ना। डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन क्या होता है, आपने किताबों से हटा देना, कब हटाना, जब डिस्पोज कर दोगे बेच कर या डोनेट कर दोगे, या कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने, जो भी बेचने में प्रॉफिट लॉस होगा कहाँ जाता है बेटा, पीएनएल में जाता है, सिंपल है, आज तक बचपन से ही, जो भी बेचने में प्रॉफिट लॉस आएगा कहाँ जाता है सर, पीएनएल में जाता है, ठीक है ना। नाउ मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस पे चलता हूँ, ठीक है ना, फिर अभी एक पॉइंट बचा है वो मैं सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या है, आसान सा है, कह रहा है 21-22 में एंटिटी ने एक्वायर की एक न्यू फ्री होल्ड बिल्डिंग, यूजफुल लाइफ है 50 ईयर्स, 90 लाख की, कैलकुलेट करेंगे डेप्शन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसके कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट से कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट दे दी बेटा, तो कंपोनेंट वाइज डेप्शन निकलनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, बोल रहे डेप्शन कितनी होगी एज पर कंपोनेंटाइजेशन, कंपोनेंट मतलब हर हिस्से को अलग अलग, तो सिंपल है, लैंड को तो करना ही नहीं, उसकी तो लाइफ ही इन्फिनिट है, तो इसकी नो डेप्शन, तो 0 है, ठीक है ना। फिर इसको 25 सालों में करना है, 10 लाख डिवाइड बाई 25, बस ये करते जाना है, 10 लाख को 25 सालों में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 25 कर दो रूफ को, तो 40 आ जाएगा। ऐसे ही अगले दे रखे, ये 5 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 20, 10, 50, इंडिविजुअली कर दो, तो इंडिविजुअली करोगे डेप्शन आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर पेपर में, मजा ही आ जाएगा, हाँ भाई पहले तो डांस जूस कर लेना पेपर में बैठ के, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हर हिस्से को उसकी उसकी सेपरेट यूजफुल लाइफ में करने का है, उसकी जितनी कॉस्ट है उसको सेपरेटली डेप्शन करना है, ठीक है ना, दिस इज नोन एज कंपोनेंट वाइज। फिर अगला देखो, कैंडा लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी 2 करोड़ 50 लाख की, 5 साल पहले खरीदी थी, डेप्शन चार्ज करते 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यूजफुल लाइफ वैसे 10 साल है, तीसरे साल के बिगिनिंग में मशीनरी को रीवैल्यू किया 2-3 करोड़, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन कहाँ चला गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व में, डेप्शन प्रोवाइड करनी करी रीवैल्यूड अमाउंट पे ओवर द बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, और अब करंट ईयर में बेच रहे इतने की, क्या ट्रीटमेंट होगी कंपनी अकाउंट्स में और क्या ट्रीटमेंट होगी अगर बेचा इतने में, अलग अलग प्राइस पे बेचने की बात कर रहा है,
अब करंट ईयर का मतलब कौन सा है सर, 5 साल बाद, क्योंकि हमने उसने बोला था खरीदी 5 साल पहले थी, तो हमें पहले 5 साल बाद तक पहुंचना है, किताबों में कितनी वैल्यू पे दिख रहा है। तो उसके लिए स्टार्टिंग से चलेंगे। सर 2.5 करोड़ की खरीदी थी, हमारी लाइफ कितनी थी, डेप्शन का रेट कितना है 10% पर एनम, आपके पास में 10 साल लाइफ है, तीसरे साल की बिकनी, तो मतलब 2 साल तक तो इसी हिसाब से डेप्शन लगी ना, 2 साल की 50 लाख, तो इतने का दिख रहा होगा तीसरे साल की बिकनिंग पे। रीवैल्यूड किया कितने में, 2 रुपीज 3 करोड़, तो 2 करोड़ वाली मशीन की वैल्यू 3 करोड़ लगाई, तो 1 करोड़ से बढ़ा दी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इस समय एंट्री क्या डाली होगी, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 करोड़, अभी तो वो 3 करोड़ पे आ गया, 3 करोड़ पे। अब फिर तीसरे चौथे और 5वें साल की 3 साल की डेप्शन लगेगी ना, 5वें साल तक पहुंचना है। तो हमारे पास में अब लाइफ कितनी है, बैलेंस लाइफ 8 साल है, तो 3 करोड़ को 8 सालों में डिवाइड करना है, क्योंकि लाइफ में आपके पास बोला उसने, ठीक है ना, और 3 साल की लगानी है। भैया आपके पास में लाइफ बची 8 साल, डेप्शन 3 साल की लगानी, ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5, तो 1 साल की निकलेगी 3 करोड़ डिवाइड बाई 3 सालों की कितनी होगी, इतनी। तो मेरे एसेट इतनी वैल्यू का दिख रहा होगा आज 5वें साल के एंड में। अब अगर मैं उसे बेच रहा हूं उस वाले एसेट को 1 करोड़ 12,50,000 पे, इस वाले एसेट को इतने पे, तो मुझे इतने का क्या हो गया, लॉस हो गया, जो कहाँ जाएगा बेटा, पीएल में। ये कहाँ जा रहा है, पीएल में। यही आपका 40 to 50 में बेचता तो इतने का लॉस होता, पीएल में जाता। बट एक चीज और है, मैंने आपको बोला था जब बेचोगे तो लॉस पीएल में तो चला जाएगा। एक और चीज है, जो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा है ये कहाँ चला जाएगा सर, ये रेवेन्यू रिजर्व रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डायरेक्टली ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग 1 करोड़, इररिस्पेक्टिव कितने बेच रहे हो, वो रेवेन्यू रिजर्व आपका चला जाएगा। अच्छा यहाँ ना वो ये बोलता नहीं है कि जो एक्स्ट्रा डेप्शन हुई थी इसकी वजह से, वो आप हौले हौले करके भी लेके जा सकते हो, बोलता नहीं, ऑप्शन बोला था ना आपको 3 सालों तक, वो भी तो अगर अवेल करता तो बैलेंस कम बचता ना 3 साल बाद, हौले हौले करके थोड़ा थोड़ा उसे भी लेके जा चुके होते। तो बोल नहीं रहा तो वो नहीं जा रहा, पर बेचने के बाद तो ये पक्का ही पक्का जाएगा ना रेवेन्यू रिजर्व में, रिटेन अर्निंग में, ठीक है, डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू रिजर्व में, ठीक है ना। बट जो बेचने का प्रॉफिट लॉस है पीएल में बुक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पेपर का है 5 मार्क्स का, आसान सा। इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड कैरिंग अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी की बेटा 1 अप्रैल 22 को कितनी है, 56,30,000। स्क्रूटनी पे पता चला कि एक मशीनरी जो आपके पास में खरीदी थी 21,12,000 की, वो इंक्लूड है इन द परचेज ऑफ गुड्स आपके पास 1 जून को, एक मशीनरी खरीदी थी वो गलती से गुड्स में जुड़ गई थी 1 जून को। 30 जून को कंपनी ने एक डिस्पोज करी मशीन जिसकी बुक वैल्यू इतनी थी पहले दिन 825 में, इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एक न्यू मशीन आई 1565 की। डेप्शन का रेट है 10%, डब्ल्यूडी मेथड है ऑन प्लांट मशीनरी। क्या क्या मांग रहा है, डेप्शन इस साल की कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है ईयर एंड पे, और प्रॉफिट लॉस कितना हुआ एक्सचेंज पे, अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स है। फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटेशन बेस। सिंपल सी बात सुनना बेटा, ये टोटल में से क्या इसमें से कोई हिस्सा बेचा, यस, जो हमने हिस्सा बेचा ना वो 30 जून को बेचा है और उसकी वैल्यू 960 थी 1 अप्रैल को, तो उस हिस्से पे तो 3 महीने की डेप्शन लगेगी ना, तो उसको अलग कर दो। तो देखो 960 वाले पे जिस हिस्से को बेचा उस पर 3 महीने की डेप्शन लगा देना, 10% 3 महीने की 24,000, और वो क्लोजिंग में नहीं आएगा क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया, तो क्लोजिंग का मैंने कॉलम अलग बनाया। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी बना रहा हूँ। वो क्लोजिंग में इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसे तो सेल ऑफ कर दिया, तो उसका प्रॉफिट लॉस अलग से निकालेंगे, बट ऑब्वियसली उसका क्लोजिंग में इसलिए डाल रहे क्योंकि बेच दिया। अच्छा अब टोटल में से इस हिस्से को तो बेचा था 960 फर्स्ट की, जो बाकी हिस्सा वो तो पूरे साल यूज हुआ, तो जो ओपनिंग वैल्यू है उसमें से जो बेच दिया उसको अलग करके इतना है, उस पर पूरे 12 महीने की डेप्शन लगेगी 10%, और माइनस करके आ जाएगी क्लोजिंग वैल्यू, वो जो बैलेंस शीट में दिखेगी। फिर एक हमने 21,12,000 का हिस्सा खरीदा था 1 जून को, तो उस पर आपका परचेज 21,12,000 1 जून से लेके 31 मार्च तक, कितने महीने की, 10 महीने की डेप्शन आ जाएगी 10/12, तो उस पर डेप्शन लगी और बची वैल्यू माइनस करके आ गई। और एक जो हमने बेचा था, ये हमने बेटा न्यू मशीन कितने की आई थी कॉस्ट 1565 की, तो 1565 की जो न्यू मशीन आई है उस पर वो 1 जुलाई को 30 जून को खरीदी है, तो उस पर 9 मंथ्स की डेप्शन आएगी ना, 9 मंथ्स की डेप्शन आएगी, ठीक है ना। तो वो आपकी वैल्यू क्लोजिंग में आ जाएगी, और ये आपका टोटल क्लोजिंग आ गया, टोटल डेप्शन आ गई। तो एक आ गई इस साल की डेप्शन, वो सिंपल है, जिस हिस्से को बेचा उस पर 3 महीने की, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उस पर पूरे साल की। 2 न्यू हिस्से है, एक जो आपका पैसे देकर खरीदा था जो आपके पास में उस पर 10 महीने की है, और एक जो जिस दिन वो बेचा था वो जो एक्सचेंज करा था उस नए हिस्से की जो कॉस्ट है उस पर 9 मंथ्स की। बची वैल्यू क्लोजिंग आ गई, वो बैलेंस शीट में दिख जाएगी। फिर उसने पूछा था प्रॉफिट लॉस बता दो एक्सचेंज पे। अब एक्सचेंज के लिए क्या चाहिए, जिस हिस्से को एक तरीके से दिया जा रहा है उसकी कितनी वर्थ लगाई जा रही है।
तो 960 वाले पे 3 महीने की डेप्शन लगी थी 24,000, जो ऊपर भी निकाली थी हमने ये, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 936, पर उसकी वर्थ कितनी लगाई उसके साथ 825। भाई उसकी हम वैल्यू जो है हमारी किताब में उसकी वर्थ उसके साथ में जब नेगोशिएट कर रहा हूँ तो कितनी वर्थ लगा रहा हूँ उसकी 825 ना, तो बाकी आपका क्या हो गया, लॉस हो गया क्योंकि कम वर्थ लगाई, ठीक है ना। और ये नई मशीन कितने की थी 1565 की, इतनी पुरानी की वर्थ लगाई जिसपे लॉस हुआ, बाकी डिफरेंस हमने कैश में दिया होगा क्योंकि उस नई मशीन की तो कॉस्ट इतनी है ना, पुरानी की वर्थ इतनी लगाई, ठीक है ना, तो बाकी कैश में दिया होगा, वो तो नई मशीन की कॉस्ट है, पर हमारा बेचने पे जो लॉस हो रहा है वो इतने का हो रहा है, कितनी वैल्यू है वर्सेस कितनी वैल्यू लगाई, किताबों की वैल्यू वर्सेस कितनी वैल्यू लग रही है, ठीक है ना। तो 111। अगला देखते बेटा क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, आरटीबी का क्वेश्चन है और पेपर का भी आया है। जेनिथ लिमिटेड के पास फॉलोइंग एसेट्स है, बताओ डेप्रिसिएशन आपके पास इस साल की फॉर ईच एसेट एज पर एस 10, ठीक है जी। सबसे पहले मशीनरी खरीदी थी 10 लाख की 1 अप्रैल 20 को, और रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ 5 साल बाद उस साल के प्राइसेस के हिसाब से 10 लाख है, खरीदी 10 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू भी 10 लाख है, सर डेप्शन ही नहीं आएगी। कंपनी कंसीडर की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कॉस्ट के बराबर है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ही है, तो डेप्शन 0 हो गई, 000, ठीक है ना। फिर कंपनी के पास एक लैंड है जो खरीदी थी 50 की, हेल्ड फॉर यूज है इन द फैक्ट्री ऑपरेशन, तो सर लैंड पे तो आएगी नहीं क्योंकि अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है आपके पास में, तो लैंड अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ तो नॉट डेप्रिशिएटेड। फिर मशीनरी खरीदी 5 लाख की, ओन यूज के लिए लाइफ 10 साल, कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 24 को कंप्लीट होगी, बट डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीन अंटिल 31 मार्च। सर आपके पास में रेडी फॉर यूज तो होगी ना, इस्तेमाल करना नहीं चालू की अलग बात है भाई, इस्तेमाल आपकी इस साल की डेप्शन आएगी, इस साल की डेप्शन आएगी, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना। रेडी फॉर यूज फर्स्ट डे हो गई थी, इस्तेमाल चल लेट करना चालू किया, पुट टू यूज नहीं देखते, रेडी टू यूज देखते, अवेलेबल फॉर यूज देखते, ठीक है ना। फिर एक लास्ट है, खरीदी थी 1 अप्रैल 22 को 50 की, यूजफुल लाइफ 5 साल थे और रेजिडुअल वैल्यू 0 थी। 1 अप्रैल 24 को डिसाइड किया कि इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे फर्दर सिर्फ 2 साल के लिए। ओहो, पहले 5 साल सोचा, 2 साल बीत गए, अब 2 साल बाद बची थी 3, हमें लगता है नहीं नहीं 3 नहीं 2 ही साल चलेगा, तो पहले तो आपके पास 5 साल के हिसाब से आ रहा होगा, तो 50,000 पहले डेप्शन कितनी चल रही होगी सर 50 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 पर एनम, तो 2 साल के बाद वो आपके पास में कितने का दिख रहा होगा, 30 का दिख रहा होगा ना, 1 साल की 10,000, 2 सालों की 20,000, तो अब 30 का दिखेगा। अब बैलेंस लाइफ कितनी है 2 साल, तो इस 30 को 2 सालों में डिवाइड कर देना, ओवर रिमेनिंग लाइफ ऑफ 2 ईयर्स, तो 15,000 पर एनम डेप्शन आ जाएगी अब इस साल की, क्योंकि हमारा साल तो 24-25 है ना, हमने जब चेंज किया हमारे से 24-25 की तो पूछ रहे डेप्शन, तो बता दिया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ये हुआ, यस सर। एक पॉइंट बचा बेटा जिससे रिलेटेड मेरे पास 2 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, उसका पेपर बन के आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए छोड़ के नहीं जाना पॉइंट, ठीक है ना। वो क्या है, कहते हैं एक आ रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। हम क्या करने जा रहे हैं, अपना एक एसेट है उसके एक हिस्से को, क्योंकि हम कंपोनेंट वाइज की बात करते हैं, उसके एक हिस्से को हम आगे जाके कुछ समय बाद जाके रिप्लेस कराने जा रहे हैं, रिप्लेस का मतलब पुराना हिस्सा हटा रहे हैं, नया हिस्सा पार्ट डाल रहे हैं, तो वो क्या बोलता है, कहता है नए पार्ट को आपने रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है ऑब्वियसली, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो उस एसेट कॉस्ट में ऐड करना है, और जो उस पूरे एसेट के अंदर में वो पुराने पार्ट की वैल्यू थी उसे हटा देना, कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज कर देना। तो जो पुराना हिस्से का वैल्यू दिख रही है पूरे एसेट में, उस हिस्से का जो पार्ट की कैरिंग अमाउंट है वो हटा दो, माइनस कर दो, नए वाले को कैपिटलाइज कर दो, नए वाले को, तो नए वाले की कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी, जो आपके पास कैरिंग अमाउंट थी ऑन डेट ऑफ रिप्लेसमेंट टोटल की, नए हिस्से की कॉस्ट को ऐड करो और पुराने हिस्से के कैरिंग अमाउंट को अपने पास में हटा दो, ठीक है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं ओल्ड पार्ट डी रिकॉग्नाइज, न्यू पार्ट कैपिटलाइज, ठीक है ना। अब इसको ये ऐसे समझ नहीं आता बेटा विदाउट एग्जाम वैल्यू क्वेश्चन, तो मेरे साथ समझना अभी क्वेश्चन से इजी हो जाएगा। आरएस लिमिटेड ने एक्वायर करा एक हैवी प्लांट, कितने का खरीदा था 2 करोड़, कहते हैं इसकी लाइफ वैसे 10 साल है, दूसरे साल के अंदर इसका एक मेजर कंपोनेंट है बॉयलर, मतलब इस पूरे प्लांट में एक आपके पास में बॉयलर एक हिस्सा है, कंपोनेंट है जो ऑब्सोलीट हो गया, जो खरीदा था 50 लाख का, मतलब उस 2 करोड़ के अंदर में 50 लाख का तो क्या है बॉयलर पड़ा, 50 लाख का क्या था बॉयलर था, ठीक है ना। और अब उसकी रिप्लेसमेंट होनी है क्योंकि अब अनइकोनॉमिकल है, उसको मेरे लिए मेंटेन करना इकोनॉमिकल, मैंने कहा रिप्लेस करो बॉयलर को, रिमाइंडर प्लांट सही है और वो एक्सपेक्टेड टू लास्ट 8 साल तक चलेगा, बाकी प्लांट 8 साल चलेगा। नया बॉयलर कितने का, 60 लाख का, कहता है नए बॉयलर की कॉस्ट को क्या एप्लाइज कर सकते हैं,
अगर करोगे तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा दूसरे साल के एंड में। क्या करना है, पहले आपने कैरिंग अमाउंट देखो कितनी आ रही है दूसरे साल के एंड में। तो 2 करोड़ का था, 10 साल लाइफ थी, दूसरे साल के एंड में 2 साल की डिडक्शन लगेगी, तो डिवाइड बाई 10 इंटू 2 40 लाख। तो आज कितने का दिख रहा है मेरा पूरा प्लांट आपको दिख रहा है 1 करोड़ 60 लाख का। अब क्या करना है, नए वाले की कॉस्ट को ऐड करना है, पुराने वाले की बुक वैल्यू को माइनस करना है। नए वाला तो 60 लाख का था, तो 60 लाख ऐड कर दोगे, कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर, और जो पुराने की इसमें वैल्यू जुड़ी है वो माइनस कर दो। पुराने की जो वैल्यू है, पुराने की कैसे निकलोगे सर, 50 लाख बोलेंगे, सर 50 लाख फर्स्ट डे थी, वो 2 करोड़ में 50 लाख थी, बट जब 2 करोड़ डेप्रिशिएट हो रहा है तो 50 लाख की भी तो वैल्यू 2 साल बाद कम दिख रही है, तो 50 कितनी दिखेगी सर, 50 लाख वाले पे भी तो 50 लाख वाला हिस्से की भी तो वैल्यू कम दिख रही है, इंटू 2/10। तो आपके पास में उसकी भी तो वैल्यू, जो करंट वैल्यू है बॉयलर की आपके पास में WDV 2 साल बाद, वो कितनी है 50 लाख, डिवाइड बाई 10 इंटू 8 बोल दो या -2/10 बोल दो, ठीक है ना। तो 40 लाख का दिख रहा है, तो 40 माइनस हो जाएगा आज की जो टोटल कैरिंग अमाउंट है उसमें से जो पुराने जो एक हिस्सा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू को बाहर करो और नए वाले को ऐड करो, तो ये हमारी नई वैल्यू दिख जाएगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ठीक है ना, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि 2 करोड़ के अंदर में जो 50 लाख था, दोनों की अपनी अपनी लाइफ पे हो सकते हैं, उसकी 10 है, उसकी मान लो 5 है, तो जो बाकी बचा हुआ मतलब 50 लाख वाले को अलग से डेप्सिट करके ला रहे होंगे, बाकी हिस्से को अलग से डेप्सिट करके ला रहे होंगे, पुराने वाले को हटाना, नए वाले को कैपिटलाइज करना, ये करना होता है, ठीक है ना। इसमें बेटा एक और पॉइंट आता है, कई बार इस क्वेश्चन मुझे बताया था ना, 2 करोड़ के अंदर बॉयलर की वैल्यू 50 लाख थी और नए वाला 60 लाख का खरीदा 2 साल बाद। मान लो वो ये बताता ही नहीं कि जो ओरिजिनल कॉस्ट था पूरे एसेट का, उसमें उस कंपोनेंट की कितनी वैल्यू थी, तो अगर वो वैल्यू गिवन नहीं है, ये वाली वैल्यू देखो, आपको ये तो पता चली जाएगी, ये तो पूरे प्लांट की वैल्यू है, मान लो 2 साल बाद 3 साल बाद, नए वाले की कॉस्ट पता है पर पुराने का कैरिंग अमाउंट नहीं पता, वो निकाल नहीं सकते, तो क्या करोगे, तो हमारा यहाँ पे बोलता है, कहता है जो आज नया पार्ट खरीद रहे हो ना 2 साल 3 साल बाद, उससे रिवर्स जाओ, स्टार्ट विद द कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्ट एंड कंप्यूट इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑन रिकॉग्निशन डेट। मतलब आज नया पार्ट जितने का मिल रहा है वो तो आज मिल रहा है, अगर वही 3 साल पहले होता तो वो कितने का खरीदा होता, तो उससे रिवर्स पहुंचना है आपके पास, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी पुराने पार्ट की, और फिर उस पर डेप्शन लगा देना जब तक रिप्लेसमेंट जिस दिन हो रही है। सर भेजे में ही नहीं क्या, अरे घबरा क्यों रहे हो, अभी देखो ना, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, पॉइंट। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी बेटा हैवी, कितने की 1000 लाख की, कहता है उसके ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स नहीं पता, एस्टिमेटेड लाइफ मशीनरी की 10 साल है, छठे साल के एंड में जाके उसका टरबाइन जो एक मेजर कंपोनेंट उसकी रिप्लेसमेंट होनी है, क्योंकि मुश्किल हो रहा है उसको बना के रखना, रिमाइंडर मशीन गुड कंडीशन है और उसकी 4 साल वो चलता रहेगा, 6 चल गया 4 और चलेगा, नए टरबाइन की कॉस्ट 450 लाख है, ट्रीटमेंट बताओ नए टरबाइन की, एज्यूमिंग SLM डेप्शन और डिस्काउंट रेट 8% है। डिस्काउंट रेट का रोल क्या समझेंगे, पहले क्या करना है सर, देखो 1000 लाख का खरीदा था, लाइफ थी 10 साल, 6 साल के एंड तक पहुंच जाओ पहले, तो 1000 वाले पे SLM के हिसाब से 10% डेप्शन है, एक तरीके से 10 साल है ना, तो हर साल की 100 होगी, 6 साल की 600 माइनस करके 400 का दिखेगा वो 6 साल बाद जो है, ठीक है ना। अब नए वाले को ऐड करना है, नए वाले को ऐड कर दिया 450, उसकी वैल्यू दे रखी थी, नए टरबाइन के पास, पुराने वाले की जो इसमें वैल्यू जुड़ रही है माइनस करनी है, वो पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं 1000 के अंदर में टरबाइन की कितनी वैल्यू थी, तो मैं उस पर 6 साल की डेप्शन लगा के पहुंच जाता, पिछले में था पता ही नहीं, तो अब वो क्या कहता है सुनो दुनिया वालों, आपके पास में बेटा, हमारे पास हम ईयर 1 बिगनिंग, ईयर 6 एंड, नए वाला कितने का मिला 450 लाख का, हम कहते हैं पहले रिवर्स करो और जानो, अगर इसकी फर्स्ट डे वैल्यू कितनी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो, भाई आपने क्या किया, अपना प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाया, तो आप इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालो कि अगर ये 6 साल पहले खरीदा होता तो कितने का पड़ता, आज 450 लाख का है, तो 450 आपका 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो आपका पी फैक्टर लगाओगे ना 1.08 बनेगा, तो क्या बनता है 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 6, तो आपको अपने छठे साल का पी फैक्टर देखना बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू आएगी 0.63016 करके,
तो ये आपका पी फैक्टर है 0.630169 ऐसे करके चल रहा होगा इंटू 450 लाख, तो 283.58 लैक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास में आज की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फर्स्ट डे की प्रेजेंट वैल्यू 283 पॉइंट समथिंग। सर ये क्या वैल्यू जो हमने माइनस करी, नहीं ये ना उस टरबाइन की उस पार्ट की फर्स्ट डे की वैल्यू है, क्योंकि वो दे नहीं रहा था इस 1000 में कितना है, जैसे पिछले में बॉयलर की दे रहा था। अब इस हिस्से पे जब 283.58 आ गया, ये फर्स्ट डे आपका खरीदते तो इतने का होता। अब इस पे 6 साल की डेप्शन भी तो लगाओ, तो ही तो पहुंचोगे ना आज कितनी वैल्यू, क्योंकि इवेंट तो 6 साल बाद हो रहा है। तो इस हिस्से पे 6 साल की डेप्शन लगानी नहीं भूलनी। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी इतनी है, माइनस 10% डेप्शन 6 सालों की लगाओगे तो इतनी वैल्यू बनेगी, ये माइनस करनी है। देखो अगर पता होता कि ओरिजिनल के अंदर में वो टरबाइन कितने का है, जैसे पिछले में बॉयलर का पता था तो माइनस करके उस पर पहुंच गए थे, यहाँ पता नहीं था तो नए वाले की से पहले उल्टा गए, फर्स्ट डे की वैल्यू फिर 6 सालों की डेप्शन लगा के सीधा पहुंचे, और अब आपके पास माइनस करके वैल्यू आ जाएगी, नहीं कहेंगे तो यही लिखा था मैंने। नहीं पता था तो पहले रिवर्स करके फर्स्ट डे पे पहुंचो प्रेजेंट वैल्यू, फिर डेप्शन लगाओ रिप्लेसमेंट डेट तक, फिर डेप्शन लगाओ रिप्लेसमेंट डेट तक, तो उससे आपके पास निकलेगा, ठीक है ना। और फिर है बेटा एक रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन, कई बार हमें एसेट की मेजर इंस्पेक्शन वगैरह करनी पड़ती है कुछ कुछ सालों बाद, तो कहता है उसकी सेम ट्रीटमेंट होगी जो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, मतलब नई वाली जो मेजर इंस्पेक्शन कर रहे हो उसको कैपिटलाइज करना है, पुरानी वाली को हटाना है, बस ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसके साथ में आपके पास बेटा ये वाला जो AS10 है ना, वो पूरे का पूरा आप लोगों का बढ़िया तरीके से क्या हो जाता है बेटा, रिवाइज हो जाता है। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों का कवर किया, हर प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कवर कराया, ठीक है ना। तो विद दिस AS10 आप लोगों का बढ़िया बढ़िया तरीके से क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आगे, ठीक है ना, बाय बाय।